अस्सलामुअलैकुम क्लास। अपनी आज की क्लास का हम लोग आगाज कर रहे हैं। हमारी आज की पर्टिकुलर क्लास चैप्टर नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हमारी किसके ऊपर होगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर डीलिंग कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट आता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, जीपी किसको कहते हैं, जीपी के मायने क्या है, जीपी का क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। बेटा ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इधर आप नस्क में अप्लाई कर रहे हो, फास्ट में, यूईटी में, कॉन्सेप्ट्स में, एनईडी के अंदर। सीक्वेंस एंड सीरीज हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर जगह पे आपके पास लाजमी तौर के ऊपर पूछा जा रहा होगा। सही है ना? तो देखो जीपी की सीक्वेंस होती क्या है, याद रखिएगा। दुनिया का एक ऐसा सीक्वेंस जो कि एक फिक्स नंबर के मल्टीप्लाई करने के ऊपर हासिल होता है, उसको जीपी कहा जाता है। क्या कहा मैंने? दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देता हूं। दुनिया के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस जो कि एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हासिल हो। यानी कि देखो, अगर आपके पास पहले 2 आ रहा है, उसके बाद क्या बन गया? 4 बन गया। 4 के बाद देखो क्या बन गया? 8 बन गया। 8 के बाद देखो क्या बन गया? 16 बन गया। 16 के बाद देखो क्या आ रहा है? 32। 32 के बाद क्या आ रहा है? 64। अगर आप इस सीक्वेंस को गौर से देखो तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपके पास हर अगला नंबर पिछले नंबर के ऊपर एक मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है। और वो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर कौन सा है? 2। यानी कि जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बना, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 बना, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 बना, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 बना, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 128 आ जाएगा, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 256 आ जाएगा, 512 आ जाएगा। यानी कि दुनिया के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस जो कि फिक्स नंबर के मल्टीप्लाई करने पे मिले, जो कि फिक्स नंबर के क्या करने पे मिल रहा है? मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये जो फिक्स नंबर होता है इसका नाम क्या होता है? इसको दुनिया याद रखती है कॉमन रेशो के नाम से। किसके नाम से याद करती है मेरा बेटा? कॉमन रेशो के नाम से। और इस कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन रेशो का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। क्या फॉर्मूला होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सही है ना भैया? बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं 3,9,27,81, ये सीक्वेंस भी कौन सा है? जीपी का। मुझे कैसे पता चला सीक्वेंस जीपी का है? क्योंकि देखो एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, 3 को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 9 बना, फिर 9 एक फर्दर फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 27 बनेगा। 27 को आप एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 81 बनेगा। सही है ना? तो भाई एक ऐसा सीक्वेंस जो कि फिक्स नंबर से मल्टीप्लीकेशन के ऊपर हासिल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है जीपी। एक खास जुमला यहां पे मैं बोलूंगा जो मैंने एपी में भी आपसे डिस्कस किया था। इस जुमले को जिसने समझ लिया ना, तो मैं आज ही की क्लास में क्वेश्चन करने को दूंगा, वो क्वेश्चन इस जुमले पे सॉल्व होगा। बेटा बच्चा देखो, ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट होगा। और ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कि भैया थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका फिक्स नंबर हमेशा सेम रहता है। थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका कॉमन रेशो हमेशा सेम रहेगा अगर सीक्वेंस जीपी का है। यानी कि मैं स्टार्टिंग से अगर अपना कॉमन रेशो निकालू, स्टार्टिंग के अंदर कॉमन रेशो मेरा फिक्स नंबर क्या है? 2 है। तो ये बात लाजिम है कि बीच के अंदर भी मेरा कॉमन रेशो 2 ही होगा, एंडिंग के अंदर भी मेरा कॉमन रेशो 2 ही होगा। यानी कि अगर इस सीक्वेंस के अंदर मेरा कॉमन रेशो 3 है तो भाई ये बात लाजिम है कि बीच के अंदर भी मेरा कॉमन रेशो 3 ही रहेगा, आखिर में भी मेरा कॉमन रेशो 3 ही रहेगा। यानी कि थ्रू आउट द सीक्वेंस मेरा कॉमन रेशो सिमिलर रहता है फॉर जीपी। सिमिलरली एपी के अंदर थ्रू आउट द सीक्वेंस मेरा कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, और जीपी के अंदर थ्रू आउट द सीक्वेंस मेरा कॉमन रेशो सिमिलर रहता है। इस जुमले को जहन में लाजमी तौर पे बिठा लीजिएगा, क्योंकि पेपर के अंदर आपको हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। आप तमाम लोग माशाल्लाह से इंटेलिजेंट लोगों, फर्स्ट ईयर पढ़कर आए हो, फर्स्ट ईयर की किताब आप लोगों की चेंज हुई थी, वो किताब मुझे जाती तौर पे बड़ी पसंद आई। मैंने उसके सारे तकरीबन काफी सारे चैप्टर उसके पढ़ाई भी अपने यूट्यूब के थ्रू भी। और ए लेवल्स का जो बच्चा है वो भी अपने ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर सीक्वेंस सीरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पढ़कर आ रहा होता है। तो आप दोनों ये बातें ऑलरेडी जानते हो, मगर ये चीज जहन में रखने की जरूरत है कि भैया एप्टीट्यूड के अंदर जब सारे सब्जेक्ट्स मिलकर आ रहे होते हैं तो अक्सर बच्चे चीजों को भूल रहे होते हैं। तो भाई आपने चीजों को भूलना नहीं है, आपको कुछ चीजें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा क्वेश्चन एपी का है जीपी का है। क्वेश्चन को कैसे देख के पिक करोगे? ये कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको पिक करवाएंगे कि भैया आप सीक्वेंस चेक करोगे, अगर सीक्वेंस में कॉमन रेशो सिमिलर है इसका मतलब जीपी का सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस सिमिलर है इसका मतलब एपी का सीक्वेंस है। बात पल्ले पड़ रही है मेरा प्यारा बेटा? अच्छा, जर्नल टर्म फॉर्मूला क्या होता है जीपी का? भाई जीपी का जर्नल टर्म फॉर्मूला बड़ा फेमस, इसको आप टीएन बोलो या एएन बोलो, मैंने बतेरे दफा बताया दोनों एक ही चीज होते हैं। हमारी जो माशाल्लाह से सिंध बोर्ड की नई किताब है उसमें एएन था, पंजाब बोर्ड में भी एएन है, केपीके बोर्ड में इसको टीएन कहते हैं, कश्मीर बोर्ड में इसको टीएन कहते हैं,
सही है ना। तो आप कुछ भी बोलो, बात एक ही है, कान यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, बात एक ही है। मैं दोनों तरीकों से पढ़ाता हूं। तो भाई टी एन या ए एन जनरल टर्म कहलाती है। क्या फॉर्मूला होता है? टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर में एन माइनस का वन। सही है ना। यहां पे हमारे पास जो टी एन या फिर ए एन, ये टी एन या ए एन क्या होता है भैया? इसको जर्नल टर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जर्नल टर्म। क्या कहते हैं? जर्नल टर्म। या फिर इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, या फिर इसको हम रिक्वायर्ड टर्म भी कह रहे होते हैं। काफी सारे नाम है, मल्टीपल नेम्स है सही है ना भैया। जैसे घर में आपको बबलू भी कहते होंगे, हाशिम भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ना, मतलब जो भी आपका नाम है यार, पेट नेम। ओके। ए क्या होता है भैया? ए मेरे पास होता है फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है मेरा बेटा? हमारे पास सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है उसको ए कहा जाता है। व्हाट इज द आर? आर मेरे पास कहलाता है कॉमन रेशियो। व्हाट इज द आर? आर इज नोन एज द कॉमन रेशियो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट बिफोर। और एन क्या होता है? एन कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या कहलाता है? एन कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखिएगा मेरा बेटा, हमारे बच्चे कुछ बहुत लेजेंड होते हैं पेपर के अंदर। जब नस का टेस्ट या फास्ट का टेस्ट या किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए बैठते हैं ना, वो इतने लेजेंड बच्चे होते हैं कि एन की वैल्यू नेगेटिव में लेकर आ रहे होते हैं, या एन की वैल्यू डेसिमल में आ रही होती है। भाई एन क्या है? नंबर ऑफ टेंस, नंबर ऑफ टर्म्स। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, अजाब आ जाए, दुनिया हिल जाए, याद रखिएगा भाई नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में या नेगेटिव में नहीं हो सकती। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है? क्वांटिटी। और क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव में या डेसिमल में नहीं होती, वो एक प्रॉपर परफेक्ट नंबर होती है। सही है ना। मैं नहीं कह सकता कभी किसी को कि यार नेगेटिव के 3 लोग हैं, भाई इसका मतलब क्या होगा? क्या 3 मुर्दे मेरे सामने हैं? क्या मैं कभी किसी को ये नहीं कह सकता कि मेरे सामने 2.5 लोग हैं, तो 2.5 लोग का मतलब क्या होगा? ढाई का मतलब क्या होता है? 2 और आधा, यानी कि 2 बंदे पूरे और आधा कटा हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लोग बोलेंगे पागल हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? एन परफेक्ट नंबर होता है। परफेक्ट नंबर का मतलब प्रॉपर नंबर। सही है ना। सिंपल इज दैट। ओके, आगे मूव करेंगे। भाई आइए क्वेश्चन देखेंगे यार, क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। अच्छा, अब देखो, अब मैंने आपको एक एपी के अंदर भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जीपी में भी शॉर्ट ट्रिक एक बताऊंगा। देखो जीपी के अंदर टी वन क्या होता है? देखो टी वन की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे मालूम है, मुझे क्या मालूम है मेरा बेटा, कि मेरे सामने ये जो वैल्यू है ये क्या चीज है? हमारे सामने ये आ रहा है जनरल टर्म। अब अगर मुझे टी वन की वैल्यू निकालनी है तो देखो, जहां जहां एन आ रहा है वहां पे आप क्या कर दोगे? एन की वैल्यू को रिप्लेस करवा दो। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ए का ए, आर की पावर में क्या हो जाएगा? 1 - का 1। याद रखिएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखो मैं अपनी क्लासेस के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रहा होता हूँ। एज अ टीचर जब भी मैं कॉन्सेप्ट दूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चा उन बातों को नोट डाउन करे या उन बच्चों बातों को लिखे। आप नहीं लिखोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। दुनिया में कभी भी किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो हो, दुनिया में कभी भी किसी भी टर्म की होल पावर अगर जीरो हो, तो इसका मतलब क्या होता है? आंसर 1 है। यानी कि लेट सपोज के की पावर जीरो का मतलब क्या है? 1। एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या है? 1। टी की पावर जीरो का मतलब क्या है? 1। टू की पावर में जीरो आ जाए इसका मतलब क्या होता है? 1। सही है ना। तो आर की पावर देखो क्या बन गई? जीरो। तो इसका मतलब क्या? खत्म हो गई। तो टी वन की वैल्यू क्या आ गई? ए के बराबर आ गई। सही है ना। अब देखो इसी तरीके से जब टी टू निकालोगे तो टी टू के अंदर एन की जगह पे 2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सिंपल 2 - का 1 ए आर हो जाएगा। इसी तरीके से जब टी थ्री निकालोगे तो क्या बन जाएगा? एन की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 - का 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक पैटर्न देखो भैया, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है? कि भाई जो भी वैल्यू तुम जीपी में ओपन करते हो वो एक कम पे ओपन होगी। यानी कि T4 क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब। T6 क्या हो जाएगा? ए आर की पावर 5। T9 क्या हो जाएगा? ए आर की पावर 8। तुम्हारे पास T14 क्या हो जाएगा? एक कम पे ओपन होगा। भाई बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया। क्या बन जाएगा? ए आर 13। लेट सपोज तुमसे मैं कहता हूं T90 की वैल्यू बताओ किसके बराबर होगी? फॉर्मूला किस पे ओपन होगा? ए आर 89 पे फॉर्मूला ओपन होगा। मैं तुमसे कहता हूं चलो अच्छा मुझे बताओ T25 के लिए फॉर्मूला किस पे ओपन होगा? किस पे होगा भैया? एक कम पे। क्या बन जाएगा? भाई अपने घरों पे बैठे हुए हो ना, तो साथ साथ बोलो, जवाब दो। क्या बन जाएगा? ए आर की पावर 24 बन जाएगा। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं, मैं शैतानी करता हूं, मेरा काम है शैतानी करना, मैं कहता हूं अगर टी के ऊपर मुझे फॉर्मूला ओपन करना है तो क्या बन जाएगा भैया? मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया कि भाई यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी एन की जगह पे लिखी जाती है। तो क्या बन जाएगा टी के लिए फॉर्मूला? ये बन जाएगा ए आर की पावर में K - 1। मैं आपसे कहता हूं चलो मेरे पास है टी इंटू के प्लस जे, इसको जीबी पे ओपन करना है। अब बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, हमारा बच्चा बड़ा मासूम होता है, परेशान हो जाता है, बोलता है सर कैसे ओपन करेंगे? भाई यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो एन की जगह पे आएगी, तो कैसे ओपन करोगे? क्या बन जाएगा? ए आर का ए आर पावर में क्या हो जाएगा? के प्लस का जे माइनस का 1। सिंपल इज दैट। बच्चों वाली चीज है। बताओ भाई, यहां तक की बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती है? 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, अजानें हो रही हैं। ओके, तो बेटा क्वेश्चन देखो हमारे पास आ रहा है जीपी के अंदर एक प्रॉपर क्वेश्चन। क्या कहता है एग्जामिनर? इन अ जीपी इफ T3 इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ, if GP is equal in a GP if T3 is equal to 2 into half and T5 is equal to 10, find the common ratio and the seventh term। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। अगेन हमने, मेरा प्यारा बेटा, मैंने आपको शॉर्टकट भी सिखाया हुआ है। एपी के अंदर कभी दो टर्म्स आ रही है और आपको एपी के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। अब देखो वैसे ही तकरीबन क्वेश्चन जीपी के अंदर आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि क्वेश्चन कौन सा जीपी का है।
तो ये क्वेश्चन किसका है? जीपी का है। क्वेश्चन में बता दिया आपको, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या करा, आपको बता दिया कि क्वेश्चन किसका है, जीपी का है। अब देखो सॉल्व करने का तरीकेकार। आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो टर्म्स गिवन है। आपको क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है? दो टर्म्स गिवन है। एक गिवन है T3 इज इक्वल टू 2 × 1/2। ये होल नंबर बेस आपके पास फ्रैक्शन बेस फॉर्म में गिवन है, सही है ना। इसको उसके नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? बचपन में क्लास जब 2 के अंदर आप होगे ना, क्लास 2 के अंदर, तो आपको आपकी टीचर ने तरीकाकार बताया होगा। क्या तरीकाकार होता है कि भाई कभी भी इस फॉर्म के अंदर कोई नंबर लिखा हो, उसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? होल फ्रैक्शन फॉर्म से, कि 2 2 4, 4 + 1 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 बन गया। कैसे सिंप्लीफाई करा भाई? ये नीचे वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले नंबर के ऊपर प्लस या माइनस होता है। 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 बन गया। और आपके पास देखो T5 की वैल्यू किसके बराबर है? T5 की वैल्यू बराबर है 10 के, सही है ना भैया। तो इस तरीके से देखो मेरे पास T3 की वैल्यू भी आ गई, T5 की वैल्यू भी आ गई। हमें क्या निकालना है? कॉमन रेशियो और T7। भाई एक तरीका तो इस तरह के क्वेश्चंस को जीपी के अंदर सॉल्व करने का क्या होता है कि आपके पास जो भी दो टर्म्स गिवन है, आप उन दोनों टर्म्स को आपस के अंदर क्या करवा दो? आपस के अंदर इनको डिवाइड करवाओ, और डिवाइड करवा के फिर आप सॉल्व करवा लो। मगर आप चूंकि मुझसे पढ़ रहे हो भाषण जैसे भैया, तो आपको एक शॉर्टकट भी सिखा देता हूँ। एक शॉर्टकट है हमारे पास। शॉर्टकट क्या होता है मेरा प्यारा बेटा? कभी भी जीपी के अंदर अगर आपको दो टर्म्स गिवन है, कभी भी जीपी के अंदर अगर आपको क्या गिवन है? दो टर्म्स गिवन है, और आपको आर निकालना है। अगर आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर निकालने का एक शॉर्टकट क्या होता है? आर इज इक्वल टू टी के डिवाइडेड बाई टी जे। आर इज इक्वल टू टी के डिवाइडेड बाई टी जे। यानी कि आपको दो टर्म्स फॉर एग्जांपल गिवन है, एक टी के गिवन है और एक टी जे गिवन है। कोई भी दो टर्म्स आपको गिवन थी, तो आपको इनके दरमियान आर निकालना है। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू टी के डिवाइडेड बाई टी जे होल पावर में 1 डिवाइडेड बाय के माइनस का जे। के और जे क्या है मेरे पास? जो भी टी की एन टर्म और जे की एन टर्म, सही है ना, ये सिंपल तरीके से। तो ये वाली शॉर्टकट कब यूज करोगे? अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ना गिवन हो। क्या कहा मैंने? अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं गिवन होंगी तो आपने शॉर्टकट को यूज करना है। मेरा बेटा अगर मुझसे आप पढ़ लो, मैं आपको एप्टीट्यूड में बेताजा शॉर्टकट सिखा रहा हूँ जो आपको कहीं और से पढ़ने को नहीं मिलेंगे, सही है ना। तो अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ना गिवन हो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ना गिवन हूं, मैं फिर कह रहा हूं, तब इस शॉर्टकट को यूज करना है। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन होंगी तो फिर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे, जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ था। नॉर्मल मेथड पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नॉर्मल मेथड क्या होगा कि भाई आपने इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करवा देना है। वो नॉर्मल मेथड है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हुए आ रहे हो ना, कि इंटरमीडिएट में कैसे सॉल्व करते थे कि भाई पहली वाली टर्म का आपने यहां से फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका? ये बन जाएगा AR² इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। दूसरी वाली टर्म क्या है मेरे पास? T5 इज इक्वल टू 10। उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AR4 इज इक्वल टू 10 का 10। दोनों को आपस में अब क्या करवाओगे? डिवाइड करवाओगे। बड़ी पावर को ऊपर रखोगे, छोटी को नीचे, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवाओगे, फिर यहां से आर की वैल्यू को निकाल लोगे। ये कौन सा मेथड कहलाता है? ये नॉर्मल मेथड है जो आपने इंटर ए लेवल्स वगैरह में पढ़ा हुआ होगा, सही है। मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूं यहाँ पे एक शॉर्टकट, शॉर्टकट के ऊपर होगा क्या? विद इन सेकंड्स में। जिस तरह मैंने एपी में आपको शॉर्टकट पे सिखाया, वैसे यहाँ पे भी शॉर्टकट है भैया, सही है ना। तो ये शॉर्टकट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को देखो, इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है इसकी? कि कभी भी अगर आपके पास पर्टिकुलरली क्या आ रहा हो, दो कंसेक्यूटिव टर्म नहीं होंगी, तब आपने शॉर्टकट को यूज करना है। अगर कंसेक्यूटिव टर्म होंगी तो वहां पे शॉर्टकट यूज नहीं हो सकता। मैं फिर बता रहा हूं, सही है ना। आपको भी समझाऊंगा कैसे। ओके। अच्छा, अब देखो दूसरे नंबर के ऊपर, अगर मुझे डायरेक्टली एक अननोन की वैल्यू को फाइंड करना है, तो टी के इज इक्वल टू टी जे, और इसके लिए फॉर्मूला होता है टी के इज इक्वल टू टी जे आर की पावर के अंदर के माइनस का जे। ये दो पर्टिकुलर फॉर्मुलाज हैं जिनको भी हम शॉर्टकट के तौर पे यूज कर रहे होंगे। आइए जरा क्वेश्चन के ऊपर आइए। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने जो भी चीज अभी लिखी है ना, यहाँ पे भी सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। मैंने दो शॉर्टकट्स यहाँ पे लिखी हैं, अभी दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना है। आपने टेंशन नहीं लेनी भाई, बिल्कुल भी। एक तो बच्चा टेंशन लेना स्टार्ट कर देता है। आइए जरा देखते हैं। अब देखो हमें T3 की वैल्यू गिवन है किसके बराबर? 5/2 के बराबर। और T5 की वैल्यू क्या गिवन है? 10 के बराबर। हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है भाई? एग्जामिनर कह रहा है कॉमन रेशो निकालो, ए निकालो, T7 की वैल्यू बताओ। तो भैया यानी कि मुझे T7 की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है, और कॉमन रेशो निकालना भी होगा और ए भी निकालना होगा, जाहिर सी बात है। सबसे पहले आर निकाल लेंगे। आर निकालने के देखो शॉर्टकट क्या है कि जो भी आपको दो वैल्यूज गिवन है, उनमें से बड़ी वाली वैल्यू को क्या करो? मैं ऊपर रख दूंगा। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है मेरे पास? T5 है, सही है। और नीचे डिवीजन में छोटी वाली वैल्यू क्या है? देखो T5 बड़ी वैल्यू है, T3 क्या है? छोटी। T5 यानी कि इसके टर्म नंबर बड़ी है, इसकी टर्म नंबर छोटी है, तो T3 को मैंने नीचे रख दिया। ऊपर देखो पावर में क्या है? होल पावर में क्या है? 1 डिवाइडेड बाय के माइनस का जे। होल पावर के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास? 1 डिवाइडेड बाय के माइनस का जे। तो होल पावर में 1 का 1 एज इट इज, सही है ना। के माइनस का जे। के माइनस के जे का मतलब क्या? अगेन वही चीज है भैया कि हमारे पास टर्म नंबर,
तो k का टर्म नंबर क्या है मेरे पास 5 है, और j का टर्म नंबर क्या है मेरे पास 3 के बराबर है। सिंप्लीफाई करवा दो इसको, क्या बन जाएगा भैया, t5 की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, t3 की वैल्यू क्या है 5/2, होल पावर में क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 3। सिंप्लीफाई कैसे करवाऊंगा मेरा बेटा, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है, लिखवा दी हम लोगों ने। क्लियर हो गया मेरा प्यारा बेटा, होल पावर में क्या है सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 3, एज इट इज का एज इट इज आ गया। आगे सिंप्लीफाई करें जल्दी से, मुझे बना क्या बना भाई, तो क्या बन जाएगा मेरा प्यारा बेटा, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार क्या हो जाएगा 10 का 10, तो 2 2 जार क्या होता है 4 के बराबर होता है, 2 2 जार क्या होता है मेरा प्यारा बेटा 4 के बराबर होता है। होल पावर में देखो क्या आ रहा है, 1/5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। और 1/2 क्या होता है भैया, कभी भी पावर के अंदर अगर हाफ आ रहा हो, दुनिया के अंदर कभी भी पावर के अंदर अगर हाफ हो, तो पावर के अंदर हाफ का मतलब क्या होता है अंडर रूट, क्या होता है मतलब अंडर रूट, तो क्या बन गया अंडर रूट 4 बन गया। अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है, तो फाइनली आपके पास आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के बराबर आ गई। आप चाहते तो आप इसको यहां से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे नॉर्मल मेथड के ऊपर, वहां से भी आंसर यही आएगा, मगर वो क्या है वो लंबा मेथड है, वो क्या है आपके पास वहां पे जैसे जैसे क्वेश्चन, अगर मैं कोई मुश्किल क्वेश्चन दे दूं तो बच्चे डिवीजन करना अजाब बन जाता है उनके लिए। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया ये $1 बिलियन का शॉर्टकट है, कौन सा है मेरा बेटा $1 बिलियन का, पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर जाएगा भाई, इतना मुश्किल शॉर्टकट है, इतना महंगा शॉर्टकट है हमारा, सही है ना। तो सिंपल तरीके से आपने इसको इस तरीके से कर लिया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें T7 की वैल्यू निकालनी है, मैं आखिर में पूरी बार रिपीट भी कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अब लेट सपोज यहाँ पे T7 की वैल्यू भी निकालनी है, तो T7 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो ये जो शॉर्टकट हमने डिस्कस किया किसके लिए, आर की वैल्यू निकालने के लिए, ये वाला जो शॉर्टकट है किसके लिए, अगर आपको कभी भी कोई अननोन वैल्यू भी निकालनी है, तो अननोन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज मुझे T7 की वैल्यू चाहिए, तो आपको जो भी दो वैल्यूज गिवन है, आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर दो पॉइंट्स गिवन है, जो पर्टिकुलर टर्म्स गिवन है, उन दोनों में से किसी भी टर्म की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखना है। लेट सपोज मैंने T5 को उठा के यहाँ पे रख दिया, सही है। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर आपने सिंपल आर का आर लेना है, और गौर से देखो, जिस वैल्यू को फाइंड कर रहे हो उसका एन लिखो, और जिसको यहां पे रखा है उसके एन में से माइनस करवा दो, सिंपल इज दैट, इससे आसान भाषा में बात नहीं कर सकता मैं, सही है ना भैया। तो T7 की वैल्यू फाइंड करनी है, T7 का T7, T5 की वैल्यू किसके बराबर है 10 के बराबर है, आर की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2 के बराबर आई, ऊपर क्या है 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया किसके बराबर होता है भैया, 7 में से अगर 5 निकालोगे 2 ही आएगा भैया, सही है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 10 × 4 किसके बराबर होता है 40 के बराबर होता है, तो T7 की वैल्यू क्या आ गई 40 के बराबर आ गई। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है, इसको एक दफा देख लीजिए और फिर मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, थोड़ी है। देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एग्जामिनर ने क्या बात करी, आपसे एग्जामिनर ने बड़ी सिंपल सी बात करी। एग्जामिनर ने आपसे बोला कि T3 की वैल्यू किसके बराबर है 2 × ½ के बराबर है, T5 की वैल्यू क्या है 10 के बराबर है। तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है आर निकालना है। याद रखिएगा ये आर की शॉर्टकट उस वक्त यूज करोगे अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ना हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि तुम्हें जो भी दो टर्म्स दी हुई हो वो एक दूसरे के एग्जैक्टली बाद वाली ना हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल T3 और T4, वहां पे ये आर की वैल्यू यूज मत कर देना भाई, वहां पे शॉर्टकट यूज नहीं हो पाएगा, सही है। वहां पे नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे। कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है, कभी भी तुम्हें दो टर्म्स एग्जैक्टली एक दूसरे के आसपास आगे पीछे की ना गिवन हो, उसके अलावा कभी भी आए, जो कि हमेशा कभी भी उसके अलावा ही आ रहा होगा वैसे तो आप उसके लिए शॉर्टकट को यूज कर सकते हो आर के लिए, सही है ना। क्या फॉर्मूला होता है, हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है, आर इज इक्वल टू T5, जो भी दो टर्म्स गिवन है उनमें से बड़ी वाली टर्म नंबर को ऊपर रखा, छोटी वाली टर्म नंबर को नीचे रखा, पावर में बड़ी वाले के टर्म नंबर माइनस छोटी वाले के टर्म नंबर, सिंप्लीफाई कर दिया। बेसिक मैथ्स है यार, मतलब अभी ये मैथ्स तो नहीं बताऊंगा ना कि 5/2 नीचे डिवीजन हो रहा है, नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा, कार्टम पीटी हुई, जो ये दूसरी क्लास की मैथ्स आ गई, सही है। आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के बराबर आ गई। यहां पे हमने दूसरा काम क्या करा, देखो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है T7 की वैल्यू, यानी कि किसी भी अननोन टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है। तो भैया अननोन टर्म की वैल्यू को कैसे फाइंड करा, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्या फॉर्मूला है, देखो गौर से समझो, इस फॉर्मूले को गौर से समझो। फॉर्मूला क्या है कि भैया तुम्हें किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है, तुमने उस टर्म नंबर को उसके साथ लिखा, सही है। T7 को निकालना है, T7 लिख दिया। तुम्हें जो भी दो टर्म्स गिवन है ना, तुम्हें जो भी दो टर्म्स गिवन है, तुमने उसमें से किसी भी एक टर्म को यहां पे लिया, सही है। आगे ब्रैकेट में जाके आर लिखा, आर की पावर में जिस टर्म को तुमने फाइंड करना है उसका नंबर, और जिसको यहां पे पहले लिखा था उसका नंबर में से माइनस करवा देना है। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ गया। बच्चों वाला काम है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं हमारे मुल्क के नर्सरी क्लास के। बताओ भाई पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती बात, जल्दी से बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती, जल्दी से बताओ भाई, बात पल्ले पड़ गई, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है तो भाई एक क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं उसको सॉल्व करके मुझे दिखाना है आपने, जल्दी से भैया, बच्चों वाली चीज। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो उसको ओरिजिनल मेथड पे भी अगर कर लेते तो क्या होता क्या नहीं होता, तो आइए एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको।
लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि थर्ड टर्म की वैल्यू आ रही है 9/4 के बराबर। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है? 9/4 के बराबर। और the third term of a GP is 9/4 and the sixth term in a GP is, and the sixth term in the GP is 243/32। एग्जामिनर आगे क्या कह रहा है? आगे एग्जामिनर कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड T9। क्या निकालना है? T9 को फाइंड करना है। सही है ना? ये ऑब्वियसली जब क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम फेस के अंदर आता है। मैंने जानबूझ के वर्ड प्रॉब्लम को स्किप कर दी, मैंने कंप्लीटली आपको वर्डिंग नहीं बताई। ये क्वेश्चन बाय द वे नस्ट के अंदर भी आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको आईबीए के अंदर भी मिलेगा, आईबीए की बीबीए के अंदर भी सीक्वेंस सीरीज बहुत आता है, और उसके अंदर भी आता है, सीएस के अंदर भी आता है। सही है ना? तो नस्ट हो गया, जीआईकेआई हो गई, प्याज हो गई, आईबी हो गई, एनएडी हो गई, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की किताब उठाओगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को मिस कर दिया जाए। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो भैया क्या एग्जामिनर कह रहा है? एग्जामिनर बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास T3 की वैल्यू 9/4 है, T6 की वैल्यू क्या है? 243/32। So the third term of a GP is 9/4 and the sixth term is 243/32. The value of first term and the common ratio is dash. Simplify करना है। T9 की वैल्यू बताइए जल्दी से मुझे क्या होगी? आप लोगों ने मुझे बतानी है जल्दी से। सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। भाई देखो कैसे सॉल्व करोगे, मैंने क्या पैटर्न बताया आप लोगों को। तमाम बच्चों को मैंने सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया था, आई होप तमाम बच्चों ने सॉल्व करने की ट्राई करी एटलीस्ट। भैया देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन था। T3 की वैल्यू क्या है आपके पास? ये आ रही। T6 की वैल्यू ये आ रही। भाई चूंकि दोनों कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है तो आर निकालने के लिए एक शॉर्टकट यूज कर लेंगे। क्या शॉर्टकट कहता है? शॉर्टकट कहता है कि भैया सिंपल तरीके से जो भी इन दोनों में से जिसका बड़ा टर्म नंबर है, देखो T6 बड़ा नंबर है, T3 छोटा नंबर है, यानी कि टर्म नंबर किसका बड़ा है? T6 बड़ा होता है तो उसको ऊपर रख दिया, छोटे वाले टर्म नंबर को क्या कर दिया? नीचे रख दिया। खुदारा कैलकुलेटर आपके पास नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर जैसी बीमारी से जितना बच सकते हैं उतने बचने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिवाय एनईडी के और प्यास के। एनईडी सिर्फ बच्चे को नल्ला निकम्मा निकट्टू बना रही है, बाकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना रही। फास्ट हो गई, नस्ट हो गई, यूईटी हो गई, कॉन्सेप्ट्स हो गई, कहीं अलाउ नहीं होता। सही है ना? तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। तो भैया T6/T3 हो गया। पावर में क्या कर देंगे? होल पावर के ऊपर जाओगे तो क्या बन जाएगा? 1/, क्या हो जाएगा? 6 - 3 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। T6 की वैल्यू क्या है? देखो T6 की वैल्यू किसके बराबर है? 243/32 के बराबर है। और होल डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा? T3 की वैल्यू जो किसके बराबर है? 9/4 के बराबर है। होल पावर में क्या है? 1/6 - 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे मेरा बेटा? फर्दर सिंप्लीफिकेशन मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है भैया। तो क्या बन जाएगा? 243 का 243 डिवाइडेड बाय 32 का 32, और ये नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी, रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। 4/9 हो गया। होल पावर में क्या है? 1/6 - 3। अच्छा 6 में से 3 जाएगा तो निकाल दो ना, इसको बार बार लिख के क्यों चल रहा हूं मैं। 6 में से 3 जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई? 6 में से 3 गया तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंपल मासूम सा 3। ओके। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करें? भाई 9 के टेबल में 243 कहां पर आएगा? बहुत सिंपल है। कैसे? कि भैया आपको ये बात मालूम है 243 हमारे पास और 9 आ रहा है। बेसिक डायरेक्टली नहीं कर सकते, सिंपल वे में कर लो भैया। सिंपल वे में कैसे करूंगा? सिंपल वे में क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो गया, और 3 के टेबल में 24, 8 के ऊपर आ जाएगा, है ना भाई? और फिर 3 1 3 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। 3 के टेबल में 81 कहां पर आता है? बहुत सिंपल है, 27 के ऊपर। वैसे 9 27 से डायरेक्टली 243 होता है। बट देखो सिंपल इज डेट, अगर स्टार्टिंग में मसला हो रहा है ना तो बेसिक वे में सॉल्व करो, मगर खुदारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करो। खुदारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करो, अगेन कहूंगा। इसी तरीके से देखो 4 8 क्या होता है? 32 होता है। 4 8 32 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा? ये हो गया मेरे पास सिंपल तरीके से, ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 27, और नीचे क्या बच गया? 8 बच गया। होल पावर में क्या है? सिंपल 1/3। देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 27 और नीचे 8 बच गया ना। तो सिंपल मेरे पास आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आर की वैल्यू बराबर आ गई होल पावर में क्या है हमारे पास? 1/3 इंटू 27/8। सही है ना? 1/3 का 1/3। अब देखो यानी कि 1/3 का होल पावर में 1/3 का मतलब क्या है? क्यूब रूट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्यूब रूट हो रहा है। यानी कि पावर बारी बारी दोनों टर्म्स के पास जाएगी। हम दूसरी क्लास में तो बैठे हुए नहीं है कि मैं इतना डिटेल में बताऊं, मगर फिर भी मैं चलो बता देता हूं कि भाई पावर क्या होगी? दोनों के पास बारी बारी जाएगी। ऐसा ही है ना? पावर दोनों के पास बारी बारी जाएगी। तो हमें ये बात मालूम है कि 27 क्या होता है? 27 होता है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है मेरा बेटा? 27। और 2 का क्यूब क्या होता है? हमेशा हमारे पास 8 के बराबर होता है। तो भाई 27 क्या होता है? 3 का क्यूब। तो पावर के अंदर जो 3 होगा ऊपर वाले 3 को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है।
तो पावर में क्या है 1/3, इस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। 8 किसके बराबर होता है 2 के क्यूब के बराबर होता है मेरा प्यारा बेटा। पावर में क्या है 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली आर की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी 3/2 के बराबर आ रही होगी। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, आर की वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने, सिंपल इज डेट आर की वैल्यू आ गई। देखो कहाँ पे कैलकुलेटर को इस्तेमाल करा, कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ कैलकुलेटर, तो भाई कैलकुलेटर दूर दूर तक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आपके पास, होनी नहीं चाहिए ये भला, ये मर्ज आपके पास नहीं होना चाहिए, सही है ना। क्योंकि हमारे बच्चे की आदत क्या होती है, इंटर ए लेवल्स के बच्चे की, कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर करके बिल्कुल ही वो चरिया बन चुका होता है कि 2 × 6 का आंसर भी वो वेरिफिकेशन कर रहा होता है कैलकुलेटर पे बैठ के। तो आपने खुदारा इसको नहीं इस्तेमाल करना, सही है ना। आर की वैल्यू आ गई, इस आर की वैल्यू को इधर इक्वेशन नंबर 1 इधर इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी डाल के ए की वैल्यू निकाल लो। भाई आसान इक्वेशन कौन सी है, आपको अगर मैं क्वेश्चन में गिवन है T3 इज इक्वल टू 9/4, तो T3 का फॉर्मूला क्या होता है हमने डिस्कस किया, एक कम पे हमेशा जीपी में ओपन होगा, तो क्या बन जाएगा AR², AR² इज इक्वल टू 9/4। तो आर के अंदर आर की वैल्यू डाल दो, तो क्या बन जाएगी आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी, भाई आर क्या है मेरे पास, सिंपल आर की वैल्यू आई 3/2 के बराबर, बाय होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। सिंप्लीफाई कर दो भैया, तो क्या बन गया, देखो भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इक्वल टू के बाद 9/4 का 9/4, 9/4 से 9/4 कट जाएगा, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 के बराबर आ गई। अब आपको जो भी चीज निकालनी है उसको आप इजीली निकाल लो, कैसे निकाल लोगे भैया, देखो लेट सपोज क्वेश्चन के अंदर मुझसे T9 मांगा हुआ है, तो मुझे मालूम है T9 का फॉर्मूला क्या होगा, T9 का फॉर्मूला हमारे पास होगा सिंपल AR की पावर 8। वैसे इसको इस मेथड पे भी कर सकते थे, उस पे भी कर सकते थे यार, जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ दोनों पे कर सकते हो, डायरेक्टली करना चाहो इस मेथड पे कर लो। T9 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी AR की पावर 8, तो A की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 के बराबर आ गई। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 3/2, होल पावर में 8 का 8, तो भैया सिंपल इज दैट 3 की पावर 8 क्या होता है भाई, 3 की पावर 8 होता है हमारे पास, ये पावर 8 जो है बारी बारी दोनों टर्म्स के पास चली जाएगी, तो हमें मालूम है 3 की पावर 8 क्या होता है 6561 होता है ना भाई, क्या होता है 6561 के बराबर होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास के अंदर कहा था कि अल्लाह के वास्ते बेसिक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, अगर आपकी ड्रीम है ना बेटा फास्ट के अंदर जाके तालीम हासिल करने की, या आईबीए को अगर आप टारगेट कर रहे हो, आईबीए सीएस को, आईबीए बीबीए को, या नस को आप टारगेट कर रहे हो, या कॉमसेट्स को, यूईटी को, तो भैया ये स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो 2 की पावर 8 क्या होता है 256 के बराबर होता है, बहुत फेमस है। तो सिंपल तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा T9 का, क्या मसले की बात थी इसमें। चाहते तो मेरे शॉर्टकट के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हो, स्टर्म वाले फॉर्मूले के ऊपर, उसके ऊपर भी आंसर यही आ रहा होगा। क्लियर है भैया, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई, 1 से लेके 20 तक के जो नंबर्स हैं इनके परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। क्योंकि मेरा बेटा, इसके लिए मैं क्यों ये बात आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेटा नस्ट के अंदर और फास्ट के अंदर आईक्यू के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, जो आईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, सीक्वेंसेस के होते हैं। आईक्यू में बहुत दफा क्या होता है, बेसिक परफेक्ट स्क्वायर्स पूछे हुए होते हैं, बेसिक परफेक्ट स्क्वायर्स पूछे हुए होते हैं, तो एटलीस्ट 1 से 20 के आपको परफेक्ट स्क्वायर्स आने चाहिए, 2 के पूरे टेबल के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 3 के पूरे टेबल के क्यूब्स याद होने चाहिए। ये बेसिक चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए। आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 के बराबर, रूट 3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, रूट 7 की वैल्यू किसके बराबर होती है। बेसिक चंद चीजें हैं जो आपको लाजमी तौर के ऊपर अपने पास कहीं पे इनको लिख दो कि रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 की वैल्यू किसके बराबर होती है। ये चंद बेसिक चीजें हैं कि 1 से लेके 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर हो गए, आपके पास 2 के तमाम स्क्वायर्स हो गए, 3 के तमाम स्क्वायर्स हो गए, 2 के क्यूब्स हो गए, 3 के क्यूब्स हो गए। ये जो 2-3 बेसिक चीजें हैं ना भैया, ये आपको बेसिक याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस में बहुत जगह पे यूज हो रही होंगी क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा कहीं पे भी, सही है ना। तो ये आपको लाजमी तौर पे मालूम होना चाहिए। भाई देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, बड़ा बेहतरीन एक क्वेश्चन है, आपको अगेन हर यूनिवर्सिटीज के पास पेपर के अंदर मिल रहा होगा, नस के अंदर, आईबीए में, एनईटी के अंदर बेतहाशा आया हुआ है, फास्ट के अंदर बेतहाशा आया हुआ है। भाई मेरी आदत है पढ़ाते हुए क्वेश्चंस को लाजमी तौर के ऊपर बताता हूँ किस यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एपी का क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन है, ये तुमने खुद पिक करना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन की खास बात, क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर कह रहा है, विच टर्म के मायने क्या होते हैं, एन की वैल्यू को फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, एन की वैल्यू को, सही है ना। दूसरे नंबर के ऊपर आप बात को देखो, आपको एक सीक्वेंस गिवन है। भाई मैं एक मासूम आदमी हूं यार, मैं हमेशा से कहता हूं मैं तो एक सिंपल बैक बेंचर था जिसको हमेशा मैथ्स में प्रॉब्लम होती थी, सही है ना। तो मैं मासूम आदमी हूं, मुझे नहीं पता भैया मैथ्स कैसे सॉल्व होती है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे मेरे उस्ताद की बात याद आ गई, उस्ताद साहब ने क्या फरमाया था कि भैया हमेशा देखो एपी या जीपी कैसे पिक करोगे, कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो के ऊपर। तो भाई मुझे साफ दिख रहा है 18 में से 12 में से 18 निकालूंगा तो वो आंसर, और 8 में से 12 निकालूंगा कभी सेम नहीं आ सकता। यानी कि 12 में से अगर 18 को माइनस करवाऊं और 8 में से 12 को माइनस करवाऊं तो आंसर सेम नहीं आएगा, मुझे साफ दिख रहा है आंसर में गड़बड़ होगी। हाँ अगर मैं यहाँ पे एक काम कर लूं
क्या काम करूं भाई, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो सिमिलर नहीं है, कॉमन रेशो चेक कर लेते हैं। भाई 12 डिवाइडेड बाय 18 क्या होता है, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 12 बाय 18 क्या हो जाएगा, 2 6 12 होता है, 2 9 18 हो गया, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, सही है ना। तो देखो आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर, ओके। यानी कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, यहां से भी निकाल के चेक कर लीजिए। 8 डिवाइडेड बाय 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल, 2 4 8 और 2 6 12, आगे क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6, सही है ना, 2/3 आ गई। यानी कि देखो थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशो क्या है, सिमिलर है। थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशो कैसा है, सिमिलर है मेरे प्यारे शागिर्द, कॉमन रेशो कैसा है, सिमिलर है। तो भाई याद रखिएगा, अगर सीक्वेंस जीपी का है तो कॉमन रेशो थ्रू आउट द सीक्वेंस सिमिलर रहेगा, अगर एपी का है तो कॉमन डिफरेंस सिमिलर रहेगा, सही है ना भैया, वेरी गुड हो गया। अब देखो करना क्या है, करना हमने ये है कि भाई मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि इस सीक्वेंस के अंदर आर की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए क्या होता है, ए होता है सीक्वेंस की पहली टर्म। तो सीक्वेंस की पहली टर्म होती है उसको ए कहते हैं। और यहाँ पे मेरे पास सीक्वेंस की आखिरी टर्म भी गिवन है, देखो मुझे सीक्वेंस की सबसे लास्ट की टर्म भी गिवन है, तो यानी कि मुझे टी एन की यानी कि ए एन की वैल्यू भी दी हुई है। तो सिंपल फॉर्मूला यूज कर लूंगा। भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस का वन। तो आपको सीक्वेंस की आखिरी टर्म गिवन है, पहली टर्म गिवन है, कॉमन रेशो गिवन है, क्या निकालना है, एन निकालना है भैया। एन निकाल लेंगे, एन निकालने में क्या बड़ी बात है, बच्चे बच्चे निकाल लेते हैं भाई। तो टीएन की वैल्यू क्या आ गई, टीएन की वैल्यू आ गई 512 डिवाइडेड बाय 729, इक्वल टू के बाद ए, देखो ए की वैल्यू क्या है, 18 का 18, ए की वैल्यू किसके बराबर है, 18 के 18 के बराबर है। इनटू, इनटू आगे देखो, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिलियन डॉलर्स की बात है। आगे देखो आर की वैल्यू क्या है, आर बराबर है 2 डिवाइडेड बाय 3 के, होल पावर में क्या है, एन माइनस का 1। अब देखो मैंने जो अभी 1 मिनट पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर गला सुखा सुखा के कहा था ना कि बेटा खुदारा स्क्वायर्स और क्यूब्स को याद रखो, कोई रीजन है कि ये क्वेश्चन नस्ट वाले, फास्ट वाले, आईबीए वाले, कॉमसेट्स वाले, यूईटी वाले हर दफा पेपर में दे रहे होते हैं, कोई तो रीजन होगा। क्या रीजन है, देखो यहां पे आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। जरा गौर से, लॉजिकल लॉजिकल बात कर रहा हूं भाई, गौर से समझिएगा। पावर में एन कहां पर है, पावर में है, एन कहां पर है, पावर में है। तो बेटा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी पावर के अंदर आए हुए अननोन को अगर फाइंड करना होता है तो आप इक्वल टू के आमने सामने चीजों को सिमिलर बनाते हो सकता है ये बात सारे बच्चों को क्लियर ना हो पाए, कोई मसले की बात नहीं है, हमें भी समझेंगे इस बात को। क्या कहा मैंने कि भाई कभी भी पावर के अंदर अगर आने वाले किसी अननोन को फाइंड करना होता है तो हमेशा हमारी कोशिश क्या होती है कि इक्वल टू के आमने सामने की बेसिस को सेम बनाया जाए, बेसिस को सेम बनाया जाए, क्योंकि मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो बेसिस बराबर होंगी तो उनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस एग्जाम्पल के अंदर देखो एन की वैल्यू क्या आ गई, 3 के बराबर आ गई। ये मैंने एग्जाम्पल, मैं अक्सर वो पेशतर अपनी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स को दे रहा होता हूँ, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिखाई है आपको, सही है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझ तो गए होगे क्या करना है, कि इक्वल टू के आमने सामने में 2/3 को लेकर आऊंगा, कि देखो जिस टर्म के ऊपर ये पावर आ रही है, मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि इक्वल टू के आमने सामने दोनों तरफ 2/3 आ जाए, ताकि पावर्स क्या हो जाए, इक्वेट हो जाए, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व करवाना आसान हो जाए। सिंपल इज डेट भैया। इस काम को करना है हम लोगों ने, मैंने पूरे क्वेश्चन की आपको लॉजिक दे दी है। अब करना क्या है, देखो 18 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 512 डिवाइडेड बाय 729, ऊपर 18 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इधर क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3 का 2 डिवाइडेड बाय 3, होल पावर में n माइनस का 1। भैया देखो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से, कोई कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेगा, इंतहाई निकम्मा होगा जो कैलकुलेटर पे रख के बैठा हुआ है। 8 9 जार किसके बराबर होता है भैया, क्या होता है, 8 इंटू 9 किसके बराबर होता है, सिंपल तरीके से 72 है ना भाई, 2 का 2 एडेड इज, 7 का 7 एडेड इज, 8 2 जार 16, 16 के अंदर 7 का इजाफा, 8 2 जार 16, 16 के अंदर 7, 16 प्लस का 7 क्या हो जाएगा भैया, सिंपल तरीके से 23 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 23 के बराबर होगा, 2 का 2 आ गया। 8 इंटू 7, 7 इंटू 8 क्या होता है भैया, 56, 56 में 2 का इजाफा, 56 में 2 का इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 58, क्रॉस का क्रॉस, 1 9 जार 9, 1 2 जार 2, 1 7 जार 7, सिंप्लीफाई कर दो, 2 का 2 आ गया, 9 प्लस 3 12 का, 9 प्लस 3 12, 2 का 2, 1 का 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 का 1, 5 और 1 6, 6 और 7
7 और 6, देखो 7 और 8 15 होता है मुझे मालूम है, तो 7 और 6 क्या होगा, एक कम हो जाएगा, 14 टू टू आ गया। तो देखो ऊपर क्या बन गया 512 का 512, नीचे क्या हो जाएगा 13122, ऐसा ही है, सबके बाद आ गया, सही है ना भैया। ओके, अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, क्या कॉन्सेप्ट होगा सिंप्लीफिकेशन का, क्या तरीकेकार है सिंप्लीफिकेशन का। भाई यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया, अब क्या करें। या इसको हम एक और तरीके से भी वैसे कर सकते थे, हमने वैसे मुश्किल मेथड कर दिया। देखो मुश्किल मेथड करने के ऊपर अगेन देखो भाई कैलकुलेटर नहीं है, हर इंसान फंस सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। इसको वैसे एक आसान पैटर्न भी है सॉल्व करने का। आसान पैटर्न क्या है, क्या इसको मैं पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। कैसे कि भाई मुझे मालूम है 2 के टेबल में 512 कहां पर आएगा, 256 के ऊपर आ रहा होगा, है ना भाई। क्योंकि देखो 2 2 जार 4 हो गया, एक कैरी चला गया, 2 5 जार 10 हो गया, और 2 6 जार 12। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कर लूंगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 9 जार क्या हो गया 18 हो गया। तो अब देखो क्या बन गया, अब ये बन गया मेरे पास सिंपल तरीके से, ऊपर आ गया 256 का 256, और नीचे डिवीजन में क्या आ गया 729 इंटू 9 का 9, सही है ना, इक्वल टू के बाद 2 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर में n-1 का n-1, सही है ना भैया। अब इसको नीचे वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना जरा आसान हो जाएगा, कि 729 को अगर आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो हमें मालूम है 9 9 जर क्या होता है 81 का 1 8 कैरी, 9 2 जर क्या हो गया 18 में 8 का इजाफा, भाई 9 2 जर 18 होता है, 18 के अंदर 8 का इजाफा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 3 का इजाफा किया 25, और 2 का इजाफा 1 का इजाफा 26, 6 का 6 और 2, सही है। 9 7 जर किसके बराबर होते हैं, सबको मालूम है 63 के बराबर होते हैं। 63 के अंदर 2 का इजाफा कर दोगे तो क्या बन जाएगा 65 बन जाएगा, सिंपल इज डेट। तो नीचे क्या आ गया 6561 आ गया। तो देखो ऊपर आपके पास वैल्यू क्या आ गई 256, नीचे क्या आ गया 6561, इक्वल टू के बाद देखो क्या बन गया 2 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर में n-1। क्लियर है भैया। अब देखो क्या करना है, हमारे पास इक्वल टू के इस तरफ भी एक वैल्यू आ गई, इस तरफ भी एक वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो होल पावर, जिस टर्म के ऊपर पावर के अंदर अननोन है, जो यहाँ पे बेस है, मुझे कोशिश करनी है यहाँ पे भी वही बेस लेकर आऊं, ताकि मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो सके। और मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि इक्वल टू के आमने सामने वाली टर्म्स को सेम बनाया जाएगा, ताकि हमारे पास क्या होगा, ताकि पावर्स को इक्वेट करवाया जा सके। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, टेबल्स याद होने चाहिए। अब देखो, अब देखो, अच्छा एक चीज जो बड़ी नॉर्मल सी है, आपको मालूम होनी चाहिए कि दोनों वैल्यूज की पावर सिमिलर ही आएगी, तभी तो पावर कॉमन लिए जा सकेगी। कि देखो 256 किस टेबल में आता है, किसके किसकी पावर होता है 256, 2 की पावर होता है, और 2 की कौन सी पावर होता है, 2 की पावर 8 होता है, 2 की पावर 8 क्या होता है 256। तो जाहिर सी बात है नीचे 6561 है, ये किसकी पावर पे होगा 3 की पावर पे होगा, 3 की कौन सी पावर पे होगा 8 के ऊपर होगा, तभी तो पावर्स को इक्वेट करवाया जाएगा, कॉमन अगर होंगी तो पावर्स। तो 2/3 की होल पावर में n-1। तो ये वाले क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना, तो इनकी एक शॉर्टकट है, या इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कि भाई अगर आपने कहीं कैलकुलेशन में भंडा मारा होगा ना, तो आपके पास कभी भी पावर दोनों की सिमिलर नहीं आएगी, क्योंकि पावर सिमिलर आएगी तो आप पावर कॉमन लोगे ना। कि देखो अगर दोनों की जैसे पावर यहाँ पे सिमिलर है, तो मैंने पावर को एक ही दफा ब्रैकेट से बाहर निकाल के रख दिया। अगर मेरी पावर सिमिलर नहीं आएगी, तो इसका मतलब क्या, मैंने क्वेश्चन में कोई ना कोई बगलोली मारी हुई है। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन में कोई ना कोई भंडा हुआ है, सही है ना। तो 2/3 की होल पावर में देखो क्या आ गया 8 का 8, इक्वल टू के बाद क्या बन गया 2/3 की होल पावर में n-1। तो अब देखो इक्वल टू के आमने सामने दोनों की बेसिस क्या आ गई, आपस में बराबर आ गई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस के अंदर इक्वेट। तो 8 किसके बराबर आ जाएगा n-1 के, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई प्लस के 9 के, n की वैल्यू किसके बराबर आ गई 9 के। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है, क्या चिंता की बात है। भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई मुश्किल चीज नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सही है ना। और देखो भाई सिंपल इज दैट, क्वेश्चन इजीली आप पिक कर सकते हो। आपको खाली क्या कॉन्सेप्ट रखना है जहन में, बेसिक चीज, किस तरीके से हम पैटर्न को लेके चल रहे हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। नस्ट में फास्ट में बेतहाशा आया हुआ है, सही है ना। अच्छा एक क्वेश्चन मैं जरा सॉल्व करने के लिए आपको देता हूं, ताकि मुझे भी तो पता चले आपको कितनी बात समझ में आई। फिर मैं आपके क्वेश्चन अभी देख लेता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, जरा बात समझिएगा, बात बड़ी इंटरेस्टिंग करूंगा। एग्जामिनर कह रहा है द फर्स्ट थ्री टर्म्स, एग्जामिनर कहता है द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी आर x+10, x-2, x-10। क्या कहा एग्जामिनर ने, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी आर x+10, x-2, x-10। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, क्या बताओ वैल्यू ऑफ एक्स बताओ भाई, वैल्यू ऑफ एक्स बताओ, और क्या बताओ कॉमन रेशियो को बताओ। तो भाई इस क्वेश्चन को जरा बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको नस्ट में भी मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको आईबी में भी मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको एनईडी के अंदर भी मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको फास्ट में मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करना है भाई, खुद से सॉल्व करना है, शाबाश जल्दी से। हाँ, तो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने आप लोगों को इसलिए सॉल्व करने दिया, मैं चाहता था कि भाई आप लोग ट्राई करें।
भाई देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको गिवन है जीपी के अंदर, पहली तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको क्या गिवन है जीपी के अंदर। हमें मालूम है अगर एग्जामिनर ने जुमला लिखा हुआ है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपीआर, इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, जीपी का है, तो उसका सिंपल मायने क्या हुए, सिंपल इसके मायने ये हुए कि भैया सीक्वेंस अगर जीपी का है तो कॉमन रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस सिमिलर होगा। यानी कि पहली दो टर्म्स का जो भी कॉमन रेशियो होगा, इसको लेट सपोज मैं R1 कह देता हूं, जाहिर सी बात है वो बराबर होगा किसके, आखिरी की दोनों टर्म्स के कॉमन रेशियो के। तो यानी कि हमें ये बात मालूम है कि अगर ये सीक्वेंस पूरा जीपी का है तो जाहिर सी बात है R1 और R2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि पहली दो टर्म्स का जो कॉमन रेशियो आएगा और आखिरी की दो टर्म्स का जो कॉमन रेशियो आएगा वो हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल इज दैट, नॉर्मल सी बात है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन आपने अपने इंटर साइड पे ही पढ़े हुए हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे बहुत आते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। हालांकि बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बेतहाशा रिपीट करा कि भाई जीपी के अंदर थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशियो क्या रहेगा, सिमिलर। एपी में थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सिमिलर। एपी का क्वेश्चन भी बहुत आता है इस तरह का, सही है ना। तो क्या करोगे, R1 की वैल्यू निकाल लोगे। R1 क्या होगा, R1 होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 10। R2 क्या होगा, इसकी सेकंड टर्म क्या है, x माइनस का 10, तो x माइनस का 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 के बराबर। दोनों को सिंप्लीफाई करवा दिया जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे भाई, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू क्या बन जाएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर। x माइनस का 10 पहले से यहां पर था, इंटू एक्स प्लस का 10 हो जाएगा, सही है ना। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 4, सही है ना। इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हमने क्या यूज करा है, सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बचपन में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इधर देखो क्या बन रहा है, इधर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सिंपल इज डेट। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो फर्दर, तो भाई देखो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे कर दूं एक जैसी वैल्यूज को, तो नेगेटिव का 4x इधर एज इट इज, माइनस के 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, प्लस का 4 जब यहां पर जाएगा तो माइनस का 4 हो गया। तो माइनस का 4x एज इट इज, माइनस का 100 माइनस का 4 क्या हो गया, माइनस का 104। माइनस से माइनस कट गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे के डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 टू जार 8 और 4 6 जार 24, तो 26 के बराबर आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 26 के बराबर। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी मेरा बेटा, x की वैल्यू आ गई। अब देखो x की वैल्यू आ गई, मुझे अब क्या निकालना है, मुझे कॉमन रेशो निकालना है। कॉमन रेशो कैसे निकाला जाएगा, कॉमन रेशो निकालना और भी ज्यादा सिंपल है। कैसे निकालोगे कॉमन रेशो को, भाई कॉमन रेशो निकालने के लिए आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे, सिंपल तरीके से कॉमन रेशो निकालने के लिए, अच्छा एक बच्चे ने माशाल्लाह से फरमाया सर पॉजिटिव का 100 होगा। मेरा बेटा आइए जरा इस कॉन्सेप्ट को भी आपके सही करवा देता हूँ। इंटर के अंदर आपने ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा हुआ है भैया, या आपने मैट्रिक ट्यूशन वाली बाजी से या ट्यूशन वाले बाजे से पढ़ा हुआ है। देखो बाजी का मतलब क्या होता है, या बाजे का मतलब क्या होता है, वो बंदा जो हमारे मोहल्ले के अंदर इंतहाई 500-400 रुपए लेके कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क करने के लिए बैठे हुए होते हैं, सही है ना। खवातीन और हजरात दोनों, उसमें दोनों कैटेगरीज आती हैं। मेरा बेटा कभी भी अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो, तो स्क्वायर एक इवन पावर है, तो वो उस नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा, तो ये पॉजिटिव का क्या बनेगा 100 बनेगा। बट अगर मेरे पास कभी ऐसी टर्म लिखी हुई हो, यहाँ पे स्क्वायर सिंपल इस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, इट इज नॉट अप्लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर नेगेटिव साइन, तो व्हेन यू विल ओपन दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर इस नेगेटिव को इंपैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेगेटिव पे इंपैक्ट कर ही नहीं रहा ना, ये नेगेटिव के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, ये सिंपल 10 पे अप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 100 होगा ना यार, सिंपल इज दैट, ये बेसिक चीज है भाई, मैंने अलग से ले जाके समझा दी, सही है ना। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 26। आपको एक और चीज का निकालनी है कॉमन रेशो। तो आपको क्वेश्चन में देखो सीक्वेंस जो गिवन है ना, ये सीक्वेंस गिवन है x+10 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस का 10। इस सीक्वेंस के अंदर आप जहां जहां x आ रहा है वहां 26 डाल दो, ताकि सीक्वेंस आपका सही बन जाए। तो क्या बन जाएगा भैया, x की जगह पे अगर 26 डालोगे यहाँ पे, इन सारी x की जगहों पे, तो क्या बन जाएगा, 26 प्लस का 10 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 26 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 26 माइनस का 10 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि देखो इस सीक्वेंस में जहां जहां एक्स आ रहा था वहां पे आपने क्या डाल दिया 26 डाल दिया। अब आप सिंप्लीफाई कर दो, कॉमन रेशो निकाल लो। कैसे निकालते हो कॉमन रेशो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 24/36 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 6 24। आगे नहीं, 4 के टेबल पे सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, तो हाँ हो जाएगा ना यार, 4 8 जार क्या हो जाएगा 36 हो गया ना यार, सही है। 2 3 जार 6 हो गया, और 2 2 जार 4 हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 के बराबर आ जाएगी। नहीं 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 नहीं,
मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। डायरेक्टली सॉल्व कर लो भाई, 2/3 हो रहा होगा, 2/3 आंसर आएगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं करूंगा ना 6 के टेबल के ऊपर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, इसको डायरेक्टली कर लो, 6 4 24 हो गया, 6 36 हो गया, तो 2 2 4 2 3 6, तो क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 2/3 के बराबर आ रही होगी। किसके बराबर आ रही होगी, आर की वैल्यू 2/3 के बराबर, क्योंकि देखो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, 4 के टेबल पे नहीं सॉल्व होगा, उसके ऊपर हो जाएगा। अल्लाह भला करे, किसके ऊपर, हमारे पास ये हो जाएगा 6 के टेबल के ऊपर। 6 4 24 होता है, 6 6 36 होता है। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आर का, 2/3 के बराबर। क्या आ जाएगा, 2/3 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सिंपल तरीके से सॉल्व। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात। अच्छा भाई, अब देखो मेरे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, सम ऑफ द जीपी का। सबसे पहले तो बड़े मजे की बात बताऊंगा, सम ऑफ द जीपी के अंदर मेरा बेटा हमारे पास दो तरह के फॉर्मूलाज होते हैं भाई। कभी भी सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला आएगा तो याद रखिएगा, सम ऑफ द जीपी के लिए हमारे पास दो तरह के फॉर्मूलाज हैं। सही है ना भाई। एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस का वन डिवाइडेड बाय आर माइनस का वन। एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस का आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस का आर। तो भैया जब कभी याद रखिएगा, अगर आपको एक ऐसी सीक्वेंस का सम निकालना है जिसके अंदर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो आप फॉर्मूला नंबर वन यूज करते हो। या फिर अगर मेरे पास आर की वैल्यू कैसी है, लेसर देन वन है, तो फॉर्मूला नंबर टू यूज हो रहा होता है। ये बेसिक चीजें जो आपने इंटर साइड पे पढ़ी हुई थी, यहाँ पे मैंने कोई मुश्किल बात नहीं करी। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि देखो मेरा प्यारा बेटा, अगर कभी भी आपको एक जीपी की ज्योमेट्रिक सम लेना है ना, अगर हमें क्या लेना है, ज्योमेट्रिक सम लेना है, तो भाई देखो ज्योमेट्रिक सम के मायने क्या होते हैं। अगर मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि मुझे क्या चीज फाइंड करनी है, आई हैव टू फाइंड अ ज्योमेट्रिक सम, तो ज्योमेट्रिक सम का मतलब क्या है, यानी कि मेरे पास सीक्वेंस क्या होगी, मेरे पास सीक्वेंस है ए प्लस का ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर प्लस का डॉट 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 ए आर की पावर एन। यानी कि मुझे सीक्वेंस के अंदर क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक सम निकालना है। क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक सम निकालना है। क्या निकालना है मुझे, ज्योमेट्रिक सम निकालना है। कभी भी मुझे सीक्वेंस के अंदर अगर ज्योमेट्रिक सम निकालना है, तो भैया देखो ज्योमेट्रिक सम के अंदर सबसे पहले दो फॉर्मूलाज आपको बहुत तरीके से याद होने चाहिए। अगर नहीं याद तो मैं रिवाइज करवा देता हूं। ये दो फॉर्मूलाज आपने इंटर साइड पे बहुत इजीली पढ़े हुए हैं। पहला फॉर्मूला कब यूज करते हो, जब कभी आपके सीक्वेंस के अंदर, आपकी सीरीज के अंदर कॉमन रेशियो की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन होगी, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सम के लिए। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू लेसर देन वन होगी, यानी कि कभी भी सीक्वेंस या सीरीज गिवन होगा आपको जीपी का, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन वन होगी तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे। मगर मैं यहां पे आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा कि भाई देखो, हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको एक और फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो सम का, और ये फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू आर का आर, एस एन इज इक्वल टू आर का आर और इंटू एल माइनस का ए, इंटू एल माइनस का ए डिवाइडेड बाय आर माइनस का एल। इस फॉर्मूले को समझ लो। देखो यहाँ पे आर क्या है, आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब होता है सीक्वेंस की लास्ट टर्म। ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। सही है ना। तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एक सीक्वेंस कंप्लीटली गिवन है और आपको उसका सम निकालना है, तो विद इन सेकंड्स के अंदर चुटकी बजा के आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले के ऊपर। और ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। मैं भी सारी बातें दोबारा रिपीट करूंगा, अभी एग्जांपल्स के ऊपर समझाऊंगा, पास्ट पेपर से क्वेश्चन भी करवाऊंगा। टेंशन लेने की नीड नहीं है। देखो पहले मैं हमेशा फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ ना, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, इसी तरीके से देखो, अगर मेरे पास आर की वैल्यू वन से छोटी है, अगर मेरे पास आर की वैल्यू क्या है, वन से छोटी है, तो देखो फॉर्मूला क्या बन रहा होगा, उस सूरत में मेरे पास फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस का आर एल डिवाइडेड बाय ए माइनस का आर एल डिवाइडेड बाय सिंपल वन माइनस का आर। क्या कर दो इसको, वन माइनस का आर। अच्छा, इधर भी मेरे पास ये आर माइनस का एल नहीं होगा, आर माइनस का वन ही होगा। ओके, अब देखो मैं दोबारा दोनों फॉर्मुलास पढ़ देता हूं। अगर कभी भी मेरे पास क्या आ रही हो, आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही हो, तो ये शॉर्टकट बेस्ड फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला उस वक्त यूज कर सकते हो कि अगर आपको एक सीक्वेंस का या सीरीज का सम निकालना है और आपको सीक्वेंस या सीरीज की फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों गिवन है, उस सूरत में इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होगे। क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू आर एल, एल का मतलब लास्ट टर्म माइनस का ए डिवाइडेड बाय आर माइनस का वन। ये वन है, एल नहीं है, वन है। सही है ना। इसी तरीके से अगर मेरे पास आर की वैल्यू लेसर देन वन होगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए माइनस का आर एल डिवाइडेड बाय वन माइनस का आर। अगर मेरी कैसी वैल्यू है, आर की वैल्यू वन से छोटी और सूरत में फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। अच्छा, किसी बच्चे की हो सकता है जहन में क्वेश्चन आ जाए, सर अगर आर की वैल्यू गिवन ही ना हो, या फिर अगर आर की वैल्यू वन के बराबर हो,
तब इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, अगर आर की वैल्यू 1 के बराबर हो तो दुनिया में ऐसी सीरीज जो होती है या ऐसा सीक्वेंस जो होता है वो जीपी का होता ही नहीं है। अगर आर की वैल्यू 1 हो तो सीक्वेंस जीपी का नहीं होता, फिर किसका होता है, एपी का होता है। अगर आर की वैल्यू 1 हो ना तो फिर सीक्वेंस जीपी का नहीं होता मेरा बेटा, किसका होता है, एपी का। सही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझा देता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है फॉर एग्जाम्पल 2,2,2,2,2,2, इस सीक्वेंस के अंदर देखो आर की वैल्यू क्या है, 1। तो याद रखिएगा कभी भी आर की वैल्यू, कॉमन रेशो की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती। अगर कॉमन रेशो की वैल्यू 1 के बराबर हो रही है तो इसका मतलब सीक्वेंस कौन सा है, एपी का है। और ऐसे सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा 0 के बराबर, क्योंकि चेक कर लो ना कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा होगा, 0 के बराबर आ रहा होगा सबका। तो याद रखिएगा कभी भी अगर कॉमन रेशो की वैल्यू 1 के बराबर हो तो ऐसा सीक्वेंस फिर जीपी का नहीं होता, वो एपी का होता है। और ऐसे एपी के सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 0 के बराबर। बात पल्ले पड़ रही है मेरा बेटा। ये अक्सर कॉन्सेप्चुअल चीज है, अक्सर एमसीक्यूज के अंदर पूछ ली जाती है कि भाई अगर आर इज इक्वल टू 1 है तो ये एपी की सीरीज होती है, ये जीपी नहीं होता, फिर ये जीपी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जीपी में क्या है, फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही होती है। जीपी में क्या होता है कि भाई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू मेरी क्या कर रही है, बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होते 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 मेरी वैल्यू को इंक्रीज होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ पे सारे नंबर सिमिलर है, तो ये आर इज इक्वल टू 1 देगा। तो आर इज इक्वल टू 1 क्या होता है, आर इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास एपी। क्या होता है, एपी। और ऐसे एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन में कॉमन रेशो आपको गिवन ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है कॉमन रेशो क्या होगा और आपको नहीं मालूम कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमेशा फिर हम फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जीपी का जिसमें कॉमन रेशो फाइंड करना है। अब वहां पे तो आपको नहीं पता ना कॉमन रेशो इधर ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा। उस सूरत में हम क्या करते हैं, हमेशा फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर सकते हैं। वरना अदरवाइज आप हमेशा देखोगे आया कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 है या आया कॉमन रेशो लेसर देन 1 है, जो भी होगा उसके हिसाब से सम के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अभी सारी बातें समझेंगे भाई, सारी बातें समझेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी जितनी बातें समझिए ना पहले जरा उनके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत दफा यूनिवर्सिटीज के अंदर आ चुका है क्वेश्चन, नस में, फास्ट में, एनईडी में, आईबी में, यूईटी में, कॉन्सेप्ट्स के अंदर। क्या कह रहा है, कहता है कि भैया find the sum to 11 terms, find the sum to 11 terms, find the sum to 11 terms, find the sum to 11 terms of the sequence और आगे आपको उसने सीक्वेंस दे दिया। यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, सम टू 11 टर्म्स निकालो एक सीक्वेंस का। सीक्वेंस क्या है, 4 प्लस का 8 प्लस का 16 प्लस का डॉट डॉट डॉट। एग्जामिनर कह रहे हैं सीक्वेंस का सम निकालो कहां तक का, 11 टर्म्स तक का। तो भाई सबसे पहले तो गौर से देखो आपको निकालना क्या है, आपको S11 की वैल्यू चाहिए, यानी कि आपको S11 का आंसर चाहिए। ओके, सबसे पहला काम क्या करो, कॉमन रेशो ले लो। कॉमन रेशो कैसे लूंगा, अच्छा बाय द वे मुझे भी नहीं पता है कॉमन डिफरेंस है कॉमन रेशो है, सही है ना भाई। सीक्वेंस के अंदर हमें नहीं पता भी कॉमन डिफरेंस है कॉमन रेशो है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लो। भाई पहली दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस आएगा और जो एंड की दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस आ रहा है मुझे साफ तौर पर दिख रहा है सिमिलर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी का नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको बताया वही नहीं है कि एपी है कि जीपी है। कैसे पिक करा मैंने देखा कि भाई आया सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस सिमिलर है कि कॉमन रेशो सिमिलर है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कॉमन रेशो सिमिलर होगा। कैसे कि भाई देखो 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 4 टू जार 8, और 16 बाय 8 भी क्या होता है, 2 के बराबर होता है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 के बराबर आ गई। यानी कि आर की वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन 1 आ गई। आर की वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन 1 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हम फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर सकते हैं। अब जहन में आपके ये बात आनी चाहिए, सर ये वाला फॉर्मूला यूज करें या ये वाला फॉर्मूला यूज करें। मेरा बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करने की कंडीशन क्या है कि आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म तो गिवन है, बट मुझे क्वेश्चन की लास्ट टर्म थोड़ी पता है। अगर मुझे लास्ट टर्म नहीं पता तो ये फॉर्मूला थोड़ी ये वाला यूज कर सकता हूं मैं, फिर मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मुझे सीक्वेंस की पहली और सबसे आखिरी टर्म मालूम होती तब मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता था, अभी यूज नहीं कर सकता, सही है ना भैया। तो अभी सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। तो भैया क्या बन जाएगा, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, S11 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू ए की पावर में ए इंटू आर की पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। तो S11 के लिए क्या हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर, आर की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, आर की वैल्यू 2 के बराबर आई, पावर में क्या है एन, देखो एन क्या है यहाँ पे मेरा 11, एन किसके बराबर है मेरा बेटा, 11 के बराबर है ना, क्योंकि 11 टर्म्स का सम निकालना है, 11 का 11 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 1 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भैया,
टू माइनस का वन वन ही होता है, फोर का फोर एज इट इज। टू की पावर 11, भैया क्या कहा था, क्या कहा था, बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। टू की पावर 11 क्या होता है भाई, टू की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। टू की पावर 10 क्या होता है, 1024 के बराबर होता है। तो टू की पावर 11 क्या होगा, एक और टू इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जाहिर सी बात है 244 होगा, 2048 होगा। क्या बन जाएगा, 2048 माइनस का वन एडिड का एडिड। तो 2048 में से एक माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे, फोर का फोर एज इट इज। तो 2048 में से जब एक माइनस किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2047 के बराबर। इन इससे क्या करना है, फोर को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करवा दीजिए। कैसे करवाते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बेसिक मैथ्स है। 2047 से अगर फोर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 7 4 28 का 8 टू कैरी, 4 4 16 17 और 18, 8 का 8 एक इजाफा, 4 0 और 1 का 1 आ गया, 4 2 8 का 8, तो 8188 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया मेरा, 8188। बताओ भाई क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं यार, नर्सरी क्लास के बच्चे क्वेश्चंस। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है यार, ये क्वेश्चन नस्ट में आया हुआ है भाई, बताओ ये क्वेश्चन फास्ट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आईबीसीएस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आईबीबीबी में आया हुआ है, मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, सिंपल है। अब कोई ना कोई बच्चा, मुझे मालूम है क्या क्वेश्चन पूछ रहा होगा, सर ये टू की पावर 11 कैसे निकाला। अरे भाई आपको टू की पावर 10 तक के एटलीस्ट याद होने चाहिए भाई, टू की पावर 10 तो हर बच्चे को वैसे भी याद होना चाहिए। बेसिक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, टू की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। तो टू की पावर 11 का मतलब क्या है, इससे एक और मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाय टू क्या होगा, 4 2 8, 2 2 4, जीरो का जीरो, 2 1 2, 2044 बन गया, 2048 बन गया। सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। बताओ भाई इजी है कि इजी नहीं है, जल्दी से तो दोबारा एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर पावर्स कहाँ तक याद करें। मेरा बेटा 1 से लेके 20 तक के टेबल्स को याद करना है, 1 से लेके 20 तक के टेबल्स को याद करो, सही है ना। 1 से लेके 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है दोबारा रिपीट कर देते। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, अप टिल 20 के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, सही है ना। और वैसे आपको 25 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, जो मशहूर नंबर है एटलीस्ट उनके स्क्वायर तो याद होने चाहिए, बहुत काम आएंगे। आईक्यू के पोर्शन में तो बेतहाशा काम आएंगे। अगर आप फास्ट को टारगेट कर रहे हो बेटा तो आईक्यू के पोर्शन में बहुत काम आएंगे, सही है ना। सिमिलरली आपको टू का जो टू की पावर्स होती हैं और थ्री की पावर्स होती हैं ये आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टू का स्क्वायर, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, यानी कि टू और थ्री की पावर्स, पावर्स कह रहा हूं मैं। टू की पावर स्क्वायर, टू की पावर थ्री, टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स, टू की पावर 10, टू की पावर 11, एटलीस्ट 10 तक याद तो हो। थ्री की पावर स्क्वायर, थ्री की पावर क्यूब, थ्री की पावर फोर, थ्री की पावर फाइव, थ्री की पावर सिक्स, थ्री की पावर सेवन, थ्री की पावर एट, ये आपको याद होनी चाहिए। आपको अंडर रूट की वैल्यूज याद होनी चाहिए कि अंडर रूट टू क्या होता है, अंडर रूट थ्री किसके बराबर होता है, अंडर रूट सेवन क्या होता है, अंडर रूट टू क्या होता है, 1.2 होता है, अंडर रूट थ्री क्या होता है, 1.4 होता है, सही है ना। ये आपको बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, पेपर में बहुत काम आ रही होंगी, सही है। बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस होते हैं वो मैं वैसे ही बच्चों को याद करवा देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की नीड नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ना वो मैं एक शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा, एक आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, वो बहुत मजे का शॉर्टकट है। एक टेबल के जरिए वो आप पेपर के स्टार्ट में बना लिया करोगे, तो वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, तो उसको रट्टे नहीं मारने उसके। तो आपको बस एटलीस्ट ये स्टार्टिंग का काम है। मैंने अपनी पहली क्लास में, सिर्फ मैंने अभी तक तीसरी में हमारी क्लास चल रही है, तो मैंने जो लास्ट वीक क्लास नहीं ली थी, तो बेटा उसमें मैंने आपको इतना टाइम दिया था कि एटलीस्ट आप ये भी चीजें बैठ के याद कर लो। ये जो चीजें, ये बेसिक चीजें, ये हर जगह पे काम आएंगी, सही है ना, जिंदगी में हर मोड़ पे काम आएंगी। तो ये आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। अच्छा खैर, एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हमने बहुत सारी बातें कर ली, जल्दी से एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और बल्कि ये क्वेश्चन मैं आपको जरा सॉल्व करने के लिए देता हूँ ना यार। एक क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, डू यू नो दिस थिंग। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन नस्ट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन आईबी में बहुत दफा आया हुआ है, ये क्वेश्चन फास्ट में बेतहाशा आया हुआ है, ये क्वेश्चन एनईडी में बेतहाशा आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूईटी लाहौर में आपको बेतहाशा मिलेगा, यूईटी के पेपर्स के अंदर आपको बहुत मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है इफ फर्स्ट टर्म, अगेन इंटर से, देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इंटर से मॉडिफाइड कर करके लिए जाते हैं, मगर आपको शॉर्टकट्स में सॉल्व करना होता है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आप इंटर का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ अ, if first term of a GP is 7, if first term of a GP is 7 and the last term, if first term of a GP is 7 and the last term is 448 and the last term is 448 and the sum of nth term 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 is 889, is 889, find the common ratio, फाइंड द कॉमन रेशियो। जरा बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तमाम बच्चों को टाइम दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा। आज जीपी हम लोगों ने कंप्लीट करना है भैया। तो बेटा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, सिंपल इज दैट, मैंने क्या कहा था भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपको एग्जामिनर ने फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी दी हुई थी। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, देखो फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी का मतलब है आपको पहली टर्म जीपी की गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू गिवन थी। आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म की वैल्यू भी गिवन है, किसके बराबर, 448 के बराबर। आपको सम की वैल्यू भी गिवन थी। सम की वैल्यू क्या है भैया, सम की वैल्यू है मेरे पास 889 के बराबर। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है कॉमन रेशो, यानी कि आर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो भैया देखो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। क्या शॉर्टकट था, और देखो इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यही तो है कि यहाँ पे आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चा परेशान हो जाता है, सर आर की कौन सा, आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, सर सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पे तो हमें आर खुद फाइंड करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम फॉर्मूला नंबर 1 को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे बेटा, फॉर्मूला नंबर 1 को यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या था मेरे पास, फॉर्मूला नंबर 1 था सिंपल सा। क्या फॉर्मूला था भैया, क्या कहता था मुझसे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मुझसे कहता है कि भैया हमारे पास सम का वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से अगर मुझे सम निकालना है और आर की वैल्यू मुझे नहीं गिवन, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूटिलाइज कर दूंगा। मुझे मालूम है सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू आर एल माइनस का ए, आर एल माइनस का ए डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। तो सिंपल तरीके से देखो सम की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 889 के। इक्वल टू के बाद आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू तो फाइंड करनी है सर। एल की वैल्यू चलो क्या है भाई, एल की वैल्यू है 448 के बराबर, माइनस का ए की वैल्यू क्या है 7 के बराबर, डिवीजन में क्या है आर माइनस का 1। सर अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। अरे भाई कुछ मुश्किल नहीं हुआ, बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं हमारे मुल्क के। कैसे, कि भैया देखो तुम्हारे पास सिंपल तरीके से ये चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो वहां पे जाके क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 889 आर माइनस का 889 माइनस का 889, सही है ना भैया। ओके, अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 448 आर का आर माइनस का 7। आर वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दूंगा, सिंपल टर्म्स को एक साइड पे कर दूंगा। तो भैया सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, क्या हो जाएगा 889 आर माइनस का 448 आर इक्वल टू के बाद माइनस का 7। देखो एज इट इज का एज इट इज, ये नेगेटिव के अंदर 889 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 889 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूं, देखो मुझे एक चीज तो साफ तौर पे दिख रही है कि 448 889 में से 448 को क्या करना है, माइनस करना है। भाई अगर किसी की बेसिक मैथ सही नहीं है तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, स्टार्टिंग के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। भाई 9 में से एक गया एक बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, तो 441 आर बन गया। क्या बन गया, 441 आर हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं भैया, -7 प्लस का 889। तो 889 में से अगर मैं नेगेटिव का 7 माइनस कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, भाई तमाम बच्चे बोलेंगे सर ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 882 के। तो अब देखो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे डिवाइड हो जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, आर की वैल्यू आ जाएगी 882 डिवाइडेड बाय 441। और मेरे ख्याल में ये बात तो सबको ही साफ तौर पे दिख सकती है कि 441 का डबल आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है 882। तो 441 जार 441, 441 टू जार 882 हो जाएगा, क्योंकि साफ तौर पे मुझे दिख रहा है, मतलब ये बात हर एक को दिख सकती है कि 4 के अंदर डबल 8, 4 का डबल 8, 1 का डबल 2, तो 441 का डबल क्या 882। तो आर की वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, आर आ गया 2 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम थी, कोई मसले की बात, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई परेशानी की बात। स्टार्टिंग से रिपीट में कर देता हूँ, क्वेश्चन में क्या चीज थी, क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि भाई आपको फर्स्ट टर्म गिवन थी, लास्ट टर्म गिवन थी, सम की वैल्यू गिवन थी। सिंपल आपको क्या निकालना था, आर निकालना था। भाई हमें मालूम है कि अगर फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, लास्ट टर्म भी गिवन हो, सम भी गिवन हो, और क्वेश्चन जीपी का हो, तो भैया सिंपल तरीके से सम के दोनों फॉर्मुलाज में से कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला। तो हमने सम का पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया, सही है ना। एसएन में एसएन की वैल्यू डाली, आर को फाइंड करना एडिट रहने दिया, लास्ट टर्म में लास्ट टर्म की वैल्यू डाली, ए में ए की वैल्यू डाली, सिंप्लीफाई कर दिया। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हुई थी, वहां पे सिंप्लीफिकेशन हो गई। एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे किया, बाकी टर्म्स को एक साइड पे किया, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करी, आर की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सही है ना, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। क्या मसले की बात है यार, बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं भैया, सिंपल इज डेट भाई। क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, ये टॉपिक बड़े मजे का है।
इस टॉपिक को क्या कहते हैं? अगेन ये जीपी का एक तीसरा सम का फॉर्मूला होता है, और ये टॉपिक कहलाता है सम टू इन्फिनिटी। सही है ना? हमारी आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या टॉपिक है? ये सम टू इन्फिनिटी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मजे का कॉन्सेप्ट है, मगर ये टॉपिक क्या कहलाता है? सम टू इन्फिनिटी। देखो ये जीपी का एक तीसरा और आखिरी सम का फॉर्मूला है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला और सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। सही है ना? ये हमारे बिल्कुल ही एक लास्ट चीज आ रही है। अब इसको, इसका मायने क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखो सम टू इन्फिनिटी के अंदर और सिंपल सम ऑफ जीपी के अंदर क्या डिफरेंस होता है? याद रखिएगा मेरा प्यारा बेटा, जो जीपी होता है ना, जीपी, इसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जब सीरीज होती है, हमारे पास कभी भी एक ऐसी सीरीज आ जाए, एक ऐसा सीक्वेंस आ जाए जो तीन चीजों को फॉलो कर रहा हो। किसको फॉलो कर रहा हो? तीन चीजों को। पहली चीज का मतलब, पहली चीज क्या है? कि इंफिनिटी बेस सीक्वेंस हो, इंफिनिटी तक का सीक्वेंस हो, यानी कि नेवर एंडिंग सीक्वेंस। सही है ना? इंफिनिटी तक का सीक्वेंस हो। दूसरे नंबर के ऊपर एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। कैसा सीक्वेंस हो? डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। बेटा ये जुमले जो मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पिक करोगे? सम टू इन्फिनिटी कब अप्लाई करना है और सिंपल सम ऑफ जीपी का क्वेश्चन कौन सा है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। तीसरे नंबर के ऊपर, तीसरे नंबर के ऊपर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जो आर की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? लेसर देन वन होनी चाहिए। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेसर देन वन होनी चाहिए। अच्छा भाई, तो क्या कहा मैंने कि भाई हमारे पास क्या होगा? सम टू इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होता क्या है? एक कन्वर्जेंट सीरीज होती है। इसका मायने क्या है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कभी कभार पेपर में थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ जाता है कि भाई सीरीज कैसी होती है सम टू इन्फिनिटी में? कन्वर्जेंट सीरीज होती है। कन्वर्जेंट सीरीज के मायने क्या होते हैं? कि सीरीज डिक्रीज कर रही है। मींस कि हमारे पास जो आखिरी टर्म आ रही होती है वो इन्फिनिटी बेस तक आ रही होती है, और हम एज्यूम क्या करते हैं कि वो लास्ट टर्म क्या है? जीरो या फिर नेग्लिजिबल है। सही है ना? दूसरी बात क्या होती है? कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस के मायने क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस के मायने ये होते हैं कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है। हर अगली टर्म पिछली टर्म से क्या है? छोटी है। मैं इसकी काफी सारी एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है वो ये है, 1/5 डिवाइडेड बाय 1/10 कॉमा 1/20 कर लो। सही है ना? फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ रहा है 1/5 कॉमा 1/10 कॉमा 1/20 कॉमा डॉट 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 डॉट। सही है ना? इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर से देखो तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि देखो क्वेश्चन सिंपल जीपी का है। आप सबसे पहले क्या करोगे? आपके पास सीक्वेंस का क्वेश्चन आया, एग्जामिनर ने लिखा होगा सम निकालो, या बहुत दफा एग्जामिनर बता भी देगा सम टू इन्फिनिटी है, मगर नॉर्मली हो सकता है एग्जामिनर ये भी आपसे कहते हैं कि सिंपल सम निकालो। एग्जामिनर ने क्या कह दिया? सम निकालो। सबसे पहला काम आप आइडेंटिफाई करोगे सीक्वेंस कौन सा है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि ये तीनों कंडीशंस को मेरी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं चेक कर लेता हूं। भाई पहला काम क्या देखना है? पहला काम ये देखना है कि भैया मेरे पास सिंपल तरीके से ये सीक्वेंस जीपी का है या नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे देखेंगे क्या ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं है। तो भाई जीपी का सीक्वेंस देखने के लिए कॉमन रेशो निकालना जरूरी है, तो कॉमन रेशो निकाल लो। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1/10 डिवाइडेड बाय 1/5 हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1/10। नीचे से नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो 5/1 हो जाएगा। तो 5 1 5 5 2 10। तो क्या बन जाएगा? 1/2 आ गया। तो देखो आर की वैल्यू क्या 1 से छोटी आ रही है। तीसरी कंडीशन भी वैसे प्रूव हो रही है। सही है ना भैया? तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास सिंपल तरीके से तीनों कंडीशंस का वेरिफिकेशन होना भी जरूरी है। और तीसरी चीज क्या है? इन्फिनिटी के ऊपर भी जा रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर भी जा रहा है। ये सारी कंडीशंस किस चीज की हैं? सम टू इन्फिनिटी की। कि मेरे पास जो सीक्वेंस है वो कौन सा आ गया? जीपी का इन्फिनाइट बेस सीक्वेंस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो भाई सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। बहुत ही मासूम सा है, बहुत ही मासूम सा है। मगर इसके क्वेश्चंस इसलिए पेपर में बहुत आते हैं क्योंकि बेटा अक्सर बच्चों जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला कब लगेगा और सम टू इन्फिनिटी का। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया कि भाई आप हमेशा क्वेश्चन को वेरीफाई करोगे, चेक करोगे कि सम टू इन्फिनिटी का है या नहीं है। सही है ना? कैसे करोगे? सिंपल इज दैट कि भाई सबसे पहले आपने देख लिया इन्फिनिटी का सीक्वेंस है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? कि डॉट 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 आ रहे होंगे। पहली चीज हो गई। दूसरे नंबर पे क्या देखोगे? दूसरे नंबर पे देखोगे भैया कि डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग के मायने क्या होते हैं? अच्छा डिक्रीज होना क्या होता है? बहुत से बच्चों को डिक्रीज होने का नहीं पता होता। भाई डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू इंक्रीज कर रही हो ना तो ओवरऑल टर्म आपकी क्या हो रही है? छोटी होती जा रही है। सही है ना? डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू, अगर लेट सपोज मैं लिखता हूँ 1/4 और 1/20, तो बेटा 1/20 ज्यादा छोटा है, 1/4 बड़ा है। सही है ना? अच्छा एक और चीज, मैं आपसे लिखता हूँ लेट सपोज -5 और -10। तो भाई बहुत दफा सीक्वेंस ऐसा भी आ जाता है कि -5 -10 -20। अब बच्चा क्या समझता है? बच्चा मासूम है, बच्चे ने बचपन ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा हुआ है, ये ट्यूशन वाले बाजी से पढ़ा हुआ है।
कॉन्सेप्ट टकेगा नहीं है उसके पास, बेकार तरीन कॉन्सेप्ट रख के बैठा हुआ है। वो बोलेगा सर ये तो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीरीज ही नहीं है। यहाँ पे देखें सर, आपने कहा था कि हर कंसेक्यूटिव टर्म पिछली टर्म से क्या होगी, छोटी होगी। तो सर यहाँ पे तो देखिए 5 के बाद 10 आ रहा है। अब उस बच्चे को ये बात कौन बताए कि बेटा ये -5, -10, -20, माइनस में अगर किसी भी अगर नेगेटिव की वैल्यू किसी भी टर्म के साथ आ रही है वो टर्म छोटी होती जाती है। तो भाई नेगेटिव के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे -5 है, उसके बाद -10 है, उसके बाद -20 है। तो नेगेटिव के अंदर वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वो वैसे वैसे छोटी होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। सही है ना भाई? तो हमने पता चल गया कि भाई मेरे पास ये क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, ये मेरे पास क्या आ गया सिंपल तरीके से, मेरे पास ये आ रहा है डिक्रीज होने वाली सीक्वेंस है। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा सर कन्वर्जेंट सीरीज या डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है? बेटा कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं डिक्रीजिंग सीरीज को, डाइवर्जेंट कहते हैं इंक्रीज होने वाली सीरीज को। सही है ना? यहाँ पे ऑल दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, बट मैंने चला आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया। कन्वर्जेंट क्या कहते हैं कि भाई वो सीरीज जो डिक्रीज हो रही हो, डाइवर्जेंट किसे कहते हैं, वो सीरीज जो इंक्रीज हो रही हो। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम बहुत सारी जगहों पर डिस्कस कर रहे होंगे। सही है ना बच्चा? अब देखो आपके पास लेट सपोज एक क्वेश्चन था, तो मैंने साथ साथ एक क्वेश्चन भी हमने कर रहे थे सॉल्व। तो आर की वैल्यू देखो 1/2 आ गई, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बच्चों का काम है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे? एस इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए डिवाइडेड बाय 1 - आर के। तो भाई ए की वैल्यू क्या है, ए किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1/5 के बराबर। नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस का आर। आर की वैल्यू क्या है, 1/2 के बराबर। सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर आ गया 1/5 का 1/5, नीचे क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, भाई 1 में से हाफ निकालोगे हाफ ही आ जाएगा। मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, एक से ज्यादा टर्म डिवाइड हो रही हो तो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। तो क्या बन गया आंसर, 2/5। तो सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2/5 के बराबर आ गई। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है? कोई प्रॉब्लम भैया जी, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई चिंता की बात, कोई मसले की बात, इजी पीजी हो गया भाई, क्लियर हो गया सबको। कोई मसला किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात, कोई इशू की बात, कोई मसले की बात, सबको क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरा बेटा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा सॉल्व करके मुझे बताओ, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। आपने इंटर साइड पे ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा। ये क्वेश्चन नस्ट फास्ट आईबीएस सीएस एनईडी के अंदर बेतहाशा आते हैं, पहले बता रहा हूं भैया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े मजे का क्वेश्चन है। 5 × 1 की पावर ½ 5 × 1 की पावर 4 5 × 1 की पावर 8। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। जल्दी से मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों की नई किताब में भी क्वेश्चन मौजूद था भैया, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कोई अलग बात नहीं कर रहा मैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे मुल्क के छोटे छोटे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं भाई। अच्छा भाई, अब देखो मेरे पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/8। एक तो हमारे बच्चे इतने मासूम होते हैं ना, क्वेश्चन देख के ये समझ में भी नहीं आएगा बहुत सारे बच्चों को तो कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मगर खाली आपको पहले पिक करना है कि क्वेश्चन ने कहा हुआ क्या है। देखो, हमें मालूम है मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैथ्स के अंदर एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। ये मैथ्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जुमला आप मेरे मुंह से बेतहाशा सुनोगे, मैं मैथ्स के जुमले बहुत रिपीट करता हूँ ताकि बच्चों को यूज हो जाए। क्योंकि हर जगह जो है ना मैथ्स में 3 तरह के जुमले आ रहे होते हैं। कहीं दो, एक से ज्यादा टर्म डिवाइड हो रही हो, नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाए, या फिर कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड। बच्चों को ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होती। तो देखो यहाँ पे 5 5 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैं इसके नीचे वाली टर्म को एक बार लिखूंगा, ऊपर वाली टर्म्स इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस का 1/4 प्लस का 1/8। अब देखो आगे डॉट 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 का मतलब क्या है, ये आगे भी चल रहा था, यानी कि इन्फिनिटी तक की सीरीज थी, तो मैंने ऊपर भी इन्फिनिटी बना दिया। अब क्या करें, हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर दिया। अब दूसरी चीज जो मुझे साफ तौर पे दिख रही है वो क्या है कि भैया, अब देखो पावर के अंदर एक सीरीज बन गई। तो मैं इस सीरीज को अलग से ले जाके लिख देता हूं, मैं इस सीरीज को यहाँ पे अलग से कोने में ले जाके लिख देता हूँ कि भाई 1/2 प्लस का 1/4, आगे क्या है प्लस का 1/8 है। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, एक सेकेंड। अच्छा भाई, सिंपल तरीके से आगे क्या आ गया मेरे पास, आगे मेरे पास आ रहा है मेरा बेटा प्लस का 1/8। तो प्लस का 1/8 का 1/8 एज इट इज, डॉट 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 डॉट। अब देखो सिंपल इज डेट, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है इन्फिनिटी तक की सीरीज आ रही है। तो चेक कर लेते हैं भाई आर की वैल्यू क्या होगी। आर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म।
सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो भैया ये टर्म नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पलटी खा के लिखी जाएगी। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सिंपल 2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, 2 2 जार 4 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। तो यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। सही है ना भैया, आर की वैल्यू आ गई। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों का काम है भाई, बच्चों का काम है। कैसे सॉल्व करोगे, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। देखो ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू आ रही है 1/2 के बराबर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का आर, आर की वैल्यू भी क्या आ गई, हाफ के बराबर। अच्छा मुझे कैसे पता चला सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो आर की वैल्यू 1 से छोटी है, पहला चीज। इन्फिनिटी तक का कॉन्सेप्ट है, दूसरी चीज। हर दूसरी टर्म पिछली टर्म से छोटी आ रही है, तीसरा कॉन्सेप्ट भी पूरा हो रहा है। तो सिंपल तरीके से सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा दीजिए। तो भाई क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया सिंपल हाफ का हाफ, नीचे क्या हो जाएगा, 1 में से हाफ निकालो बेटा, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचता है, 1 में से जब हाफ जाता है तो सिंपल हाफ ही बचेगा। तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से नीचे भी क्या आ गया, हाफ का हाफ, तो हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो सिंपल तरीके से किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा मेरा प्यारा बेटा, 1 के बराबर आ जाएगा। सही है ना, इसको उठा के आपने प्लॉट कर देना है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू, अब जरा बात को समझिएगा। यानी कि हमने अभी क्या काम कर लिया, हमने हमारी पूरी सीरीज, हमारी जो पूरी सीरीज थी ना, हमने अपनी इस पूरी सीरीज का सम निकाल लिया। हमारे पास जो हमारी ये पूरी सीरीज थी ना, इसका हमने सम टू इन्फिनिटी करके सम निकाल लिया। ये सम किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यानी कि मैं इस पूरी सीरीज की जगह पे अब क्या रख सकता हूं, इस सिंगल 1 को रख सकता हूं, क्योंकि मेरी इस पूरी सीरीज का सम टू इन्फिनिटी का, यानी कि इन्फिनिटी तक की टर्म्स का सम किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल तरीके से मैं 5 की पावर में क्या रख सकता हूं, मैं 5 की पावर में क्या रख दूंगा, सिंपल 1 रख दूंगा। तो मैं 5 की पावर के तौर पे क्या रख दूंगा, कि भाई सिंपल तरीके से 5 की पावर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही मेरा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। यही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल 5 को, क्योंकि पावर के अंदर 1 रखा जाए ना रखा जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में हर टर्म की पावर 1 ही होती है। सही है ना, तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दें, अरे भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन रिपीट कर दें। भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है मेरा प्यारा बेटा, गौर से समझो बात को, कोई मसले की बात नहीं है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी टर्म्स क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई। चूंकि इस तमाम टर्म्स की बेसिस सेम थी, तो हमने बेस को एक ही बार लिखा, पावर्स ऐड हो गई। अब देखो पावर्स जो ऐड हुई वो एक सीरीज को फॉर्म कर रही थी, तो हमने पहले जाके सीरीज का सम निकाल लिया। कैसे निकाला, आपको साफ तौर पे दिख रहा है, सम टू इन्फिनिटी बन रहा है, तो आपने कॉमन रेशो ले लिया। कॉमन रेशो लिया 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है, आर की वैल्यू लेसर देन 1 आ गई। इसका मतलब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए के अंदर ए की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू क्या है, 1/2 है, 1/2 हो गई। सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंप्लीफाई करके देखो आपके पास सिंपल सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई, किसके बराबर, 1 के बराबर आ गई। तो देखो ये आपके पास किसकी वैल्यू आई, ये जो हमारे पास ये पूरी सीरीज थी ना, ये जो पूरी सीरीज थी, हमने इसका सम कैलकुलेट कर लिया। इस पूरी सीरीज का हमने क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया। इस सम की वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो हमने 5 की पावर में इस पूरी सीरीज की जगह के ऊपर इसका सम, जो एक टोटल सम निकाल लिया, उसको प्लॉट कर दिया, तो 5 की पावर 1 बन गया। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है, तो आंसर क्या हो गया, आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा मैं लास्ट के अंदर बस क्लास को एंड करते हुए आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा गिफ्ट के तौर पे। ये गिफ्ट के क्वेश्चन है भैया, गिफ्ट के क्वेश्चन मेरी तरफ से गिफ्ट होते हैं, उनको आपने खुद से सॉल्व करना है। सही है ना, क्लास को एंड करने से पहले 2 क्वेश्चन एज अ गिफ्ट दूंगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर, तो बेटा बस क्लास को एंड करने से पहले ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से गिफ्ट के तौर के क्वेश्चंस हैं, इनको मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा, ये गिफ्ट है। भाई गिफ्ट क्या होता है, मैंने पूरी क्लास में बहुत मेहनत करके पढ़ाया आपको पूरा कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है, इजीली कर सकते हो, मुश्किल चीज नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है भाई, ये जीआईकेआई में भी आया हुआ है, नेस्ट में भी आया हुआ है, फास्ट में भी आया हुआ है। क्या कह रहा है एग्जामिनर, फाइंड द कॉमन रेशियो इफ सम टू द 6th टर्म ऑफ अ जीपी इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द 3rd टर्म। बहुत सिंपल है, आपको इस क्वेश्चन में एक कंडीशन बनानी है। क्या बनानी है, कंडीशन। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है हमें। एग्जामिनर क्या कह रहा है, गौर से देखो, कह रहा है सम टू दी 6th टर्म ऑफ अ जीपी। और से देखो मेरे स्लाइडर को, क्या कह रहा है, सम टू दी 6th टर्म ऑफ अ जीपी, यानी कि जीपी की जो 6th टर्म है वो, इसका मतलब मैथ्स में क्या होता है, इसको देखो, इस कहते हैं मैथ्स में इक्वल टू को। क्या कह रहा है, इज यानी कि इक्वल टू सम ऑफ दी 6th टर्म ऑफ अ जीपी, किसके बराबर है, यानी कि S6 की वैल्यू बराबर है किसके, 3 टाइम्स दी सम ऑफ दी 3rd टर्म। किसके बराबर है, 3 टाइम्स दी सम ऑफ दी 3rd टर्म, यानी कि किसके बराबर है, S3 के बराबर है। 3 टाइम्स, दोबारा कॉन्सेप्ट समझो, क्या कह रहे हैं, 3 टाइम्स, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टाइम्स का मतलब क्या है, कि 3 क्या है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। टाइम्स कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को। 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स है, सम टू दी 3rd टर्म का। किसका 3 टाइम्स है, सम टू दी 3rd टर्म्स का। तो ये आपके पास एक कंडीशन बन रही है।
क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, कंडीशन को ओपन करोगे, S6 के अंदर S6 का फॉर्मूला ओपन करोगे, S3 में S3 का फॉर्मूला ओपन करोगे, दोनों को कार्टन पीटी करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लोगे। मैंने कंडीशन तक बना दी, मतलब मैंने पूरा हलवा बना के तुम्हारे मुंह में डाल दिया, तुमने खाली उसको चबाना है। चबा सकते हो, आई गेस इतना मुश्किल चीज नहीं है। अब हलवे को चबा खाली सकते हो, मैंने हलवा बना के, यानी कि घी शक्कर चावल वगैरह जो भी हलवे में डलते थे मैंने सब बना के तुम्हारे मुंह में डाल दिया। अब तुमने खाली हलवे को चबाना है। सही है ना? इस क्वेश्चन ने असल चीज कंडीशन बनाई थी, मैंने कंडीशन आपको बता दी कैसे बन रही है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म, यानी कि S6, इसका मतलब मैथ्स में होता है इक्वल टू थ्री टाइम्स दी सम ऑफ द थर्ड टर्म के बराबर है। तो 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सम टू दी थर्ड टर्म से। तो ये आपके पास पूरी कंडीशन बन गई। इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो गिफ्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर लोगे सिंप्लीफिकेशन करके। दूसरा क्वेश्चन तो बेटा मैंने करवाया हुआ है आपसे, एग्जामिनर ने आपको जीपी में 3 टर्म्स दी हुई है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, पहली 2 टर्म्स का कॉमन रेशो लोगे, आखिरी की 2 टर्म्स का कॉमन रेशो लोगे, दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करवाओगे, सिंप्लीफाई करवा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि भैया बात सारी पल्ले पड़ गई, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल जो होगी उसके अंदर बाकी बातों को समझेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर हम फर्दर कॉन्सेप्ट को ले रहे होंगे। सही है ना भैया? आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। क्लियर है भैया? कोई मसले की बात, इसमें कोई परेशानी की बात बता दीजिए मुझे।